हेलो एस्पिरेंट्स। तो आप लोग ने जैसे देखा 10-10 करके हम लोग ने प्रीलिम्स के GS1 के पेपर का कंप्लीट डिस्कशन कर चुका है। पर ये जो वीडियो हम शेयर कर रहे हैं दिस इज कंपाइल्ड वीडियो, ये पूरे 2 घंटे का वीडियो है। इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। तो एक कंपाइलेशन है, आप इसको फुल्ली देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन चेक करना हो आप क्वेश्चन नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं, थीम वाइज जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है सारे क्वेश्चन का, उस पर क्लिक कीजिए और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको आंसर को वीडियो सॉल्यूशन देखिए और अपने डाउट को दूर कीजिए। इस पूरे वीडियो में जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक तो जहां पे अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट का यूज किया जा सके वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लॉजिकल और एलिमिनेशन टेक्निक को भी समझाया गया है कि कैसे फैक्चुअल सवाल या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। तो आपका बेसिक लॉजिक और एलिमिनेशन अंडरस्टैंडिंग भी है, तो कई सारे क्वेश्चन में आप कई ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने कोई कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं और बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। आंसर आप लोग देख ही लोगे डायरेक्टली, तो उसे भी आप लोग देख के आगे बढ़ सकते हो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये बताया कि झेलम रिवर जो है कूलर लेक से पास होता है। अब सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा तो सिंपल सोचिए पहले कौन से स्टेट का बात चल रहा है। झेलम रिवर जो है ये कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर से पास होता है और रूलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अगर कुछ नहीं पता तो एक गेस ले सकते हैं कि सही होगा। ठीक है, एक तो एक तरीका हो गया इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ने का। अगर पता है तो सिंपल वैसे आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब देखिए ये बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसमें डायरेक्टली वर्ड यूज किया है। ठीक है, डायरेक्टली जैसे ऊपर झेलम क्या करता है, झेलम ऐसे जाता है, वुलर लेक बनाता है और निकल जाता है बाहर की तरफ। तो झेलम डायरेक्टली जा रहा है, पर कृष्णा रिवर डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। कृष्णा रिवर समझ लिए फ्लो कर रहा है, उसमें कई सारे चैनल्स निकल के ऐसे कोलेरू लेक में जाता है। सिमिलरली गोदावरी से भी कुछ चैनल्स निकल के आते हैं, कोलेरू लेक में फीड करते हैं। इस तरह चैनल वाइज कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए फैक्चुअली रॉन्ग है। अगर आपको नहीं पता तो ये समझाने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि ये तीनों स्टेटमेंट फैक्चुअली बेस्ड है। इसमें लॉजिकल गेस ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिया कि दोनों जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ड है, तो पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि वुलर लेक ऐसे बना होगा। और सेकंड वाला इज अ वेरी टफ स्टेटमेंट, अगर आपको पता है तो पता है, या फिर आप एक एक्सट्रीम वर्ड देख के, डायरेक्टली वर्ड देख के एक गेस ले सकते हो कि इट कैन बी रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मींडियरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। अब कंवर लेक आपको पता होना चाहिए पहले कौन से रीजन में लोकेटेड है, कहीं ना कहीं गेस कर लीजिए कि यूपी बिहार के आसपास कहीं लोकेटेड होगा। अब गंडक रिवर जो है आपको पता होगा ये मेंढरिंग के लिए फेमस है, हमारे अपना पाथ बदलने के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऐसा संभावना दिख रहा है कि कंवर लेक बना होगा। इसको अगर नहीं पता तो गेस से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और फैक्चुअल ये है कि ये गंडक नहीं बूढ़ी गंडक रिवर है, जो कि गंडक के पैरेलल फ्लो करता है। दोनों गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये गंडक नहीं बूढ़ी गंडक रिवर है जो कंवर लेक फॉर्म करता है। इसलिए थ्री स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आंसर इज ओनली वन करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स की जानकारी दी गई है और पूछा गया है कि किस लिए जाने जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है और आपको पता भी होना चाहिए एग्जाम में फैक्चुअली भी, क्योंकि सारे मेजर पोर्ट्स अपने 12 इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, उनके बारे में हमें एनी डे अवेयरनेस होना चाहिए। यूपीएससी उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें समझाया जाता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए 12 मेजर पोर्ट्स के बारे में। अगर आप देखो तो ये एन्नोर पोर्ट है, इसका रिसेंटली नेम चेंज होकर कामराजर पोर्ट बना है, पर ये एन्नोर पोर्ट के बारे में बात चल रहा है। ये मुद्रा पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट में, विशाखापट्टनम ईस्टर्न पार्ट में। ये कुछ जानकारी आपको पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, कामराजर यानी एन्नोर पोर्ट जो है वो फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का जो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ये ओनली पोर्ट है जो कॉर्पोरेटाइज भी हुआ है। तो ये फैक्ट अगर आपको पता है तो आपको पता होगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सिंपल बात है, फैक्चुअल सवाल है, पर ये एक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मुद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये बात गलत है। एक्चुअल में इसमें क्या किया, यूपीएससी ने क्रॉस कर दिया है, 2 का 3 में दे दिया, 3 का 2 में दे दिया। इसका आंसर भी ओनली वन पेयर करेक्ट है, इसका आंसर ओनली वन इज राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फैक्चुअल सवाल है बट एक्सपेक्टेड आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इजी क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा। सिमिलरली फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मीडियम कंसीडर करूंगा मैं, सेकंड वाला इज इजी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको देखिए 3 ऐसे ट्रीज का जानकारी दिया है और पूछा है इनमें डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से होते हैं। अब देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको ये नहीं पता होगा डेसिडुअस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई डेसिडुअस और एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस। तो इनमें से कोई भी ट्री अगर ड्राई या मॉइस्ट किसी में पड़ता है तो वो डेसिडुअस में काउंट होता है और उसका आंसर वो होगा। तो ये क्लैरिटी आपको पहले होनी चाहिए। ठीक है, पर देखते हैं अभी। अब देखिए अगर आपने डेसिडुअस ट्री के बारे में कभी भी पढ़ा है तो आपको 2 चीज जरूर पता होगा कि टीक और मोवा जो है डेसिडुअस में आता है। नहीं पता तो मान लीजिए फैक्चुअल जानकारी है, आपको ज्योग्राफी में एक्सपेक्टेड है जानकारी पता हो। ठीक है, जैकफ्रूट थोड़ा सा लोगों को एम्बिगुअस लग सकता है कि यार रेसिड्यूस है कि नहीं है, एक्चुअल में एवरग्रीन ट्री में आता है। ठीक है, ये भी फैक्चुअल सवाल है। तो बेसिकली आप देखो कि पहला तीनों क्वेश्चन फैक्चुअल है।
उसमें से ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसको भी मैं मीडियम कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि जनरली लोग ट्रीज याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो इजी टू मीडियम है, पर मोर ऑन द मीडियम साइड। ठीक है, इसका आंसर है बी। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया चाइना के एग्रीकल्चर को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका कंटेक्स्ट समझिए, क्या हुआ था कि इंडिया चाइना में अब इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी सबको पता है। तो काफी सारे एडिटोरियल आए थे जहां पे बोला गया इंडिया चाइना के एग्रीकल्चर को कंपेयर किया गया, कहीं इंडस्ट्री को कंपेयर किया गया। उन्हीं में से एक आर्टिकल में से यूपीएससी ने करंट अफेयर्स बेस्ड थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन उठा के दे दिया। ठीक है, अब इसको लॉजिक से सॉल्व करेंगे ना तो भी हो जाएगा। कैसे देखते हैं। इसमें क्या बोला, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अगर आपको इतना सा फैक्ट पता है कि चाइना में जो है मेनली उसका ईस्टर्न पार्ट डेवलप्ड है, चाइना भले एरिया में बहुत बड़ा है पर उसका ईस्टर्न पार्ट ज्यादा डेवलप्ड है, इससे आप एक लॉजिकल गेस ले सकते हो कि इंडिया जो कि पूरा उसका इंडिया वाइज लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, पर चाइना में एक पार्ट ऑफ एरिया में लैंड ज्यादा है। तो इससे हम लोग गेस ले सकते हैं कि इंडिया में मोर एरेबल लैंड है। इसको लॉजिकली गेस कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। ये टफ स्टेटमेंट है, इसको आप गेस नहीं कर सकते। यदि आपको गेस करना है तो आप इसी वजह से कर सकते हो कि चाइना में जो ईस्टर्न पार्ट में मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं, ये पूरा रीजन ड्राई है, इसका वेस्टर्न पार्ट चाइना वाला, और इंडिया में काफी मेजर रिवर्स फ्लो करते हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये संभावना है कि इंडिया का जो अधिकतर लैंड है वो इरिगेशन के अंदर होगा। देखिए काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इरिगेशन इंडिया में 100% नहीं है, बट जितनी भी है वो चाइना के मुकाबले ज्यादा दिख रही है। ये गेस ले सकते हो, बट से टफ गेस। ठीक है, फैक्चुअली आपको याद है तो वेल एंड गुड, वरना टफ गेस है। वैसे करेक्ट है, मैं बता देता हूँ। फिर थर्ड क्या है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर। ये अब कोई जानता है कि नहीं जानता, उसको इतना पता ही होना चाहिए कि चाइना का एग्रीकल्चर जो है मोर प्रोडक्टिव है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, तभी चाइना विलेज लेवल पे एम्पावर्ड है। विलेज लेवल पे चाइना में एग्रीकल्चर के जरिए विलेज काफी एम्पावर्ड रहा वहां पे, तो प्रोडक्टिविटी वाइज चाइना हाईएस्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर इतना भी कोई कर लेता है कि 1 राइट और 3 रॉन्ग मान लेता है, तो उसको इतना पता है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 50% वो गेस कर सकता है। ये हो गया लॉजिक। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो, फैक्ट्स आपको नहीं आते हो, तो ऐसा क्वेश्चन स्किप करने का। सिंपल सी बात है, और कोई थर्ड लॉजिक नहीं है। कोई ऐसा बोल दे कि देखिए ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। ठीक है, तो 4 का आंसर बी है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बता रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। अब देखिए यहाँ पे खास बात बताया प्रेजेंट डे। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही परसों हुआ हो, इसका मतलब पिछले 10 20 30 50 सालों के अंदर अंदर जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी मार्शलैंड बना, मैंने हाल फिलहाल में 10 to 50 ईयर्स मैक्सिमम मान लीजिए उस रेंज के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना तो पता है आपको, कुछ भी नहीं, कि मार्शी लैंड क्या क्या होता है। मार्शी लैंड रैन ऑफ कच्छ है, मैंग्रोव खुद भी मार्शी होते हैं और सी के पास होते हैं, तो आपको ये भी लग सकता है भितरनिका वाला जो, ये भी आपको गेस कर सकते हो। सॉल्ट पैंस वाला जो है, जो अभी काफी ड्राई हो गया, तो मार्शी बचा नहीं है वो, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो बी तो डायरेक्टली। अब नौपता सॉम आपको पता है तो पता है, वरना नहीं पता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आपने क्लियरली एलिमिनेट कर लिया। तो अगर आपको रैन ऑफ कच्छ का हिस्ट्री पता है और आपको पता है कि रैन ऑफ कच्छ अभी रिसेंटली मार्शी हुआ है, तो आप उसको टिक लगा दोगे। तो इसमें ए और डी चूज करने में आपको डिफिकल्टी होगा, बट आप सेफली रैन ऑफ कच्छ चूज कर सकते हो, क्योंकि भितरकनिका जो है रिवर फेड है। ठीक है, रैन ऑफ कच्छ रिवर फेड नहीं है, ये अरेबियन सी फेड ही है खाली। अरेबियन सी से पहले ये पानी आता था, अभी भी बारिश होता है तो वेटलैंड बन जाता है हल्का सा, ये फिर पानी खत्म हो जाता है उसका, तो ड्राई सॉल्ट पैन बन जाता है। तो ये वो उस फीचर को ज्यादा दिखाता है रेदर देन भितरनिका। तो यू कैन सेफली चूज ऑप्शन डी, बट अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन। जिसको पता है उसको पता है, एग्जाम में करना डिफिकल्ट है, एक्सेप्टेड, माना जा सकता है। अभी इलिमेनाइट और रूटाइल जो है एक तरह का मिनरल ओर आप बोल सकते हो, जो मेनली सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स में इंडिया के मिलता है। वो क्या चीज का मिनरल ओर है, बेसिकली पूछा गया इनमें से कौन से मिनरल इससे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इलिमेनाइट और रूटाइल से। अब समझ लिया आपको नहीं पता, तो आप कैसे गेस करोगे। एल्यूमिनियम कहाँ से आ सकता है, बॉक्साइट से आता है। कॉपर कहाँ से आता है, तो कॉपर पायराइट से एक्सट्रैक्ट होता है। आयरन जो है वो आयरन किससे निकलता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, ऐसे 4 मेन ओर होते हैं आयरन के। ये तीनों का ओर जनरली आपको पता होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपका ऑप्शन क्या बच गया, डी, टाइटेनियम। तो इसमें यूपीएससी ने गेम ये खेला, जो इजी ओर्स है वो आपको ऑप्शन में दे दिए, ताकि एलिमिनेट करके आप समझ जाओ जो गिवन ओर है वो बचे हुए ऑप्शन का है। तो इस तरह से भी कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसका आंसर है डी। अब 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट जो है, एक मेटल है ऑब्वियसली। ये किसमें रिक्वायर्ड होता है, जनरली आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल्स में ज्यादा यूज होता है। आपको बताना कौन से देश में कोबाल्ट जो यूज हो रहा है वो कौन से देश में ज्यादा मिलता है। टफ क्वेश्चन में कंसिडर करूंगा मैं इसको, अगर आप पता है तो पता है, वैसे करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था। इसका आंसर है कॉन्गो। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और साइड ट्रिक भी है, जो कई बार यूपीएससी मिस कर देता है। इसका ये कॉन्गो इसका आंसर है। कैसे आप गेस कर सकते हो,
इमीडिएटली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्गो का बात चल रहा है, तो इससे आप गेस कर सकते हो कि कॉन्गो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में रहा होगा, बट ये थोड़ा सा वेग तरीका है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं चाहिए एग्जाम के अंतर्गत। पर कुछ नहीं आ रहा और आपको क्वेश्चन करना ही करना है, दिल में फीलिंग है कि यस आई वांट टू डू इट, तो आप सील आगे भाग जाइए, वो मोस्ट सेफेस्ट रिस्क है जो आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कॉन्गो बेसिन जो है, कौन कौन से कंट्रीज इनमें से गिवन जो है वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। कॉन्गो बेसिन मतलब कि कॉन्गो एक रिवर भी है जो कॉन्गो के थ्रू गुजरता है, उस रिवर का एक बेसिन होगा, ठीक है ना। वो बेसिन कौन कौन से कंट्री से पास होता है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं पता तो एक सिंपल लॉजिक लगा के देखिए, अगर आपको ये जानकारी है खाली, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा सा दिखता है, ठीक है। इसके ये वाले रीजन में कॉन्गो लाई करता है, ठीक है। इसको आप बोलोगे सेंट्रल सदर्न या सेंट्रल साउथ वेस्टर्न, कुछ भी पार्ट बोलिए, कॉन्गो कंट्री जो है यहाँ लाई करता है। अभी जो नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा है, ये सब यहाँ वाली कहानी है, इस रीजन वाली कहानी, मेनली यहाँ पे सेंट्रल और सदर्न साइड के ही, पर थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में। ये सेंस आपको पता चल जाएगा साउथ सुडान के नाम से और युगांडा के नाम से, ठीक है। तो ये दो तो आप इजिली एलिमिनेट कर दोगे, तो ये तीनों आप ऐसे भी एलिमिनेट करके ए आंसर मार्क करके भाग सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैमरून कहाँ पे है, क्योंकि बाकी तीन तो पॉपुलर कंट्री है, ये जनरली लोग जानते हैं रफली कि अफ्रीका में कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल, तो उस हिसाब से आप ए मार्क कर सकते हो। एक तो वो लॉजिक हो गया। एक लॉजिक ये होगा कि सीधा आपको पता है कैमरून बेसिन, क्योंकि कैमरून यहाँ पे लोकेटेड है, कैमरून तो यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ से रिवर जो है फ्लो होके अगर जाता होगा बड़े सी में, तो ये रास्ता पकड़ता होगा, तो इसका ए आंसर है। दोनों कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम डिफिकल्ट के अंदर आता है। जनरली जनरली करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको जानकारी हो जाता है कि अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन कौन से रीजन में पड़ता है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, बट स्टिल इज अ मीडियम क्वेश्चन, आंसर इज ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इंपॉर्टेंट हिल्स का बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अब अमरकांतक हिल बता रहा है कि विंध्य और सह्याद्री रेंज के कॉन्फ्रेंस में पड़ता है, ये तो मजाक है। अमरकांतक जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सबको पता है, और वो इतना ऊंचा हिल है, यहाँ से कई सारे रिवर्स निकलते हैं, तो अगर वो विंध्या और सह्याद्री के कॉन्फ्रेंस में पड़ेगा, तो अमरकांतक से कोई ना कोई रिवर निकल के विंध्या के पास से गुजरना चाहिए, सह्याद्री से गुजरना चाहिए, पर ये गलत है। इस लॉजिक से आप बोल सकते हो ये वाला आंसर रॉन्ग है, अगर आपको एक्चुअल फैक्ट पता भी नहीं है तो इसका आंसर ये वाला ए वाला रॉन्ग है। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, बिलीगिरी रंगन हिल्स, इसका बात चल रहा है। ये बता रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज को कंप्राइज करता है। ये डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, नॉट वेरी इजी स्टेटमेंट, क्योंकि इस हिल का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। सतपुरा रेंज लोगों को पता होता है, पर इस हिल का नाम बहुत कम पता होता है। एक्चुअल में ये जो हिल है ये कर्नाटका में लोकेटेड है, तमिलनाडु के बॉर्डर के सटा हुआ रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये सतपुरा में नहीं लोकेटेड है, सतपुरा क्योंकि आपको पता है कहाँ पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ तक सतपुरा रेंज आता है, तो टू इज ऑल्सो रॉन्ग। उस लॉजिक से आप इसको मार्क कर सकते हो। फैक्चुअली ये टफ क्वेश्चन है। पहला बात तो फैक्चुअली किसी को याद रहता नहीं है कि बिलीगिर रंगन जो हिल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, किसी को नाम भी नहीं पता होता है। सेकंड, अगर आपको हल्का सा पता भी है कि कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में है, तो आप एक गेस ले सकते हो कि सत्पुरा रेंज तो अपना सेंट्रल इंडिया में है, तो 2 नंबर रॉन्ग होगा वैसा, वरना डिफिकल्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है कि शेषाचलम हिल्स का बात कर रहा है, ये क्लियरली आपको पता आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड तो वेस्टर्न घाट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश से, वो भी एक्सटेंडेड तेलंगाना साइड में थोड़ा सा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है, तो शेषाचलम हिल्स जो है वो उसका पार्ट नहीं है, तो ये 3 नंबर इज रॉन्ग, ये आप हटा दो। तो 3 और 1 आप हटा सकते हो, 2 इज डिफिकल्ट, 2 भी आप हटा पा रहे हो, तो आपको इतना पता है या तो ओनली 1 करेक्ट या नन करेक्ट आंसर होगा, ए या डी। उसमें आप गेस ले सकते हो, 50% डिस्कशन, और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन डुएबल है, मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, पर इसको मैं मीडियम कोट करूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड जा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। विद रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आपको पता होगा इंडिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे काम कर रहा है, तो किसको कनेक्ट कर रहा है, सूरत और डिब्रूगढ़ इसमें बताया गया है। थोड़ा सा लॉजिकली कहीं ना कहीं आसाम और गुजरात सही है, बट ये सिलचर और पोरबंदर है, डिब्रूगढ़ और सूरत नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब 2 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। अब देखिए क्या होता है ना, ट्राइलेटरल हाईवे में सबको पता है मणिपुर में कैसे स्टार्ट होता है और फिर म्यांमार होकर थाईलैंड जाता है। किसी को स्पेसिफिकली चियांग माई या माईसियो, जो एक्चुअल में जगह का नाम है माईसियो, वहां पे जाता है, जो कि ये राइट है, और ये चियांग माई गलत है, बट ये फैक्ट किसी को याद नहीं रहता, इसलिए स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, इसलिए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। इसको कंसिडर करके मैं बता रहा हूँ कि ये आपको नहीं पता तो बुरी मानने की बात नहीं है। इसमें अगला स्टेटमेंट देखेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार जो है उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, कभी बता रहे हैं कि वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से होके कुनमिंग इन चाइना जा रहा है। अब देखिए कुनमिंग का नाम शायद आप सुने होंगे,
कुनमिंग एक पोर्ट भी है चाइना का, तो वहां से कनेक्ट कर रहा है, ये मान सकते हैं। पर वाराणसी, अब वाराणसी में कोई पोर्ट है नहीं है, तो लॉजिकली आप देखो इकोनॉमिक कॉरिडोर जनरली वहीं कनेक्ट करेगा जहां पे आप ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर सको, और जहां कोई ऑलरेडी स्टैब्लिशमेंट हो ट्रांसपोर्ट को बनाने का, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी को बोलते हैं। तो ये वाराणसी नहीं, कोलकाता आंसर है इसका। तो 3 इज रॉन्ग। लॉजिकली भी इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट स्टिल स्लाइटली डिफिकल्ट स्टेटमेंट, क्योंकि फैक्ट डायरेक्ट दे दिया, आपको पता है तो पता, वरना नहीं पता है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, मीडियम टू डिफिकल्ट, बट स्लाइटली मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, इसलिए इसको मैं डिफिकल्ट कोड कर रहा हूँ। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट दिया है, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन है, अपने को बताना कौन सा ऑप्शन मोस्ट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास यूरेनियम प्रोडक्शन ऑब्वियसली है, पर उसके बाद भी इंडिया जो है मैक्सिमम कोल के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड। इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का यूज के ऊपर बता रहा है कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी यूज कितना कम है, उसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए स्टेटमेंट है। तो ये बात एक्चुअल में सही है कि इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट है, फिर भी इंडिया का लगभग 55% to 60% जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर है इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए। अभी सोलर एनर्जी हम लोग यूज करना स्टार्ट किए, विंड भी कुछ हद तक यूज करते हैं, पर यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में कंपेरिजन किया और यहाँ मोस्ट वर्ड यूज किया, तो ये ध्यान रखना मोस्ट, तो ये सही है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, यूरेनियम जो है उसको अगर हम 60% तक एटलीस्ट अगर एनरिच करें तो वो उतना स्टेटस तक पहुंच जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सके। अब स्टेटमेंट महा रॉन्ग है। देखिए 60% का बात चल रहा है, यहाँ पे ईरान 20% अगर यूरेनियम एनरिच कर देता है तो वर्ल्ड कांप जाता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना, और 60% पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमें बिजली प्रोड्यूस करना है, तो मजाक चल रहा है ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग बम तो बना नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बात चल रहा है। लगभग 2 से 3 या 4% लगभग अगर आप एनरिच करते हो यूरेनियम को तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब बताइए ऑप्शन के हिसाब से कहाँ स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट बता रहा है। खाली सी नंबर में तो सी आंसर है। अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता, इस केस में अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता कि ये फर्स्ट राइट है कि रॉन्ग है, और सेकंड अगर आप गेस कर लो तो रॉन्ग है, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ये लॉजिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मार्सुपियल्स टाइप के एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि ये नेचुरली फाउंड नहीं होते इंडिया के अंतर्गत, ये बात सच है। अब मार्सुपियल्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कभी कि मार्सुपियल लाइन या पैलेस लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ये लाइन डिवाइड करता है साउथ ईस्ट एशियन और कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट को और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पार्ट को, जहाँ पे पाउच वाले एनिमल्स फाउंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके पास पाउच होता है, जैसे कंगारू। तो मार्सुपियल्स भी पाउच कैरिंग एनिमल्स होते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये उनका बात चल रहा है यहाँ पे। क्या मार्सुपियल नेचुरली इंडिया में फाउंड होते हैं? नहीं फाउंड होते हैं नेचुरली, नेचुरली ऑस्ट्रेलिया साइड ज्यादा फाउंड होते हैं। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली, देखिए ओनली बोलते आपको कान चमक जाना चाहिए कि तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। अब मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता, तो ओनली देख के आप अगर गेस करना है आपको, या आपको पहला पता, पहला तो सही है ही, पर आपको सेकंड में गेस करना है, तो ओनली एक्सट्रीम वर्ड देखते हुए अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा, तो इट इज सेफ टू से इट इज रॉन्ग। ठीक है, एक तो वो गल एलिमिनेशन वाला बात है, टेक्निक वाला बात है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो ट्राई कर सकते हो। बट दूसरा समझने वाला बात यह है कि मार्सुपियल्स देखिए ऑस्ट्रेलिया साइड में फाउंड होते हैं। अब कंगारू के ऑस्ट्रेलिया में कहाँ फाउंड होता है, हल्का सोच के देखिए। माउंटेन ग्रासलैंड्स क्या होता है वो सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा भाई कि ये वाला बात गलत है। और मार्सुपियल्स जो है वो अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन रीजन में फाउंड होते हैं, सिर्फ ऐसे पर्टिकुलर जगह फाउंड नहीं होते, और माउंटेन ग्रासलैंड्स खासकर ऐसा नहीं होता। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा अगेन सी, क्योंकि सेकंड गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ग्रुप है जो इन्वेसिव स्पीशीज का स्टडी करता है। ये ग्रुप क्या करता है, डेवलप करता है ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस। आपको बताना है कि ये जो ग्रुप है ये कौन सी संस्था से बिलोंग करता है। अब तो सोच के देखिए, अब ऐसी कौन सी संस्था है जो ज्यादातर स्पीशीज के बारे में बात करती है। आईयूसीएन, आईयूसीएन बताती है वल्नरेबल कौन है, आईयूसीएन बताती है इंडेंजर्ड कौन है। तो ऐसी चर्चा स्पीशीज के बारे में बात करें तो आईयूसीएन का संभावना ज्यादा देगी, अगर आपको और कुछ नहीं पता तो। ठीक है, तो इसलिए आप गेस मार सकते हो आईयूसीएन। यूनेप जो है मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोग्राम्स सपोर्ट करती है, इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह से आप गेस कर सकते हो कि ए आंसर है। वैसे बहुत ही वेग तरीका है सॉल्व करने का, बट अगर फैक्चुअली आपको पता है करंट अफेयर्स तो आप सॉल्व कर लो, वरना ऐसे गेस ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट केस यू कैन टेक, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप करने का, फालतू दिमाग नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, देखिए कुछ ऐसे फौना यानी कि एनिमल्स के बारे में बताया है, ऑप्शन दिया है, और पूछा है इनमें से कौन से नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब भी अगर किसी को नहीं पता वो भी दिया गया है कि वो सनसेट के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि उल्लू। उल्लू नॉक्टर्नल होता है, ज्यादातर सनसेट के बाद जागरूक होता है।
तो ये नॉकटर्नल का मतलब ये समझा दिया। आपको बताने में से कौन सा नॉकटर्नल है। अब देखिए पहले आपको कुछ नहीं बता तो इतना पता है कि लॉयन टेल मकाक जो है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ये तो हम लोग रट रट के थक गए हैं, ये तो बात फैक्ट है। उसी तरह मालाबार सीवेट है, ये भी वेस्टर्न घाट में ज्यादा पाया जाता है। और सांबर डियर जो है एक तरह का पॉपुलर या नॉर्मल डियर बोल लो जो अवेलेबल है इंडियन फौना के अंतर्गत। अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब इतना अगर आप समझ लो खाली कि अगर आप खाली ये जानते हो लॉयन टेल मकाक के बारे में जो कि पॉपुलर एनिमल है और इसके बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको शायद पता होगा कि ये डायर्नल जीव है, माने दिन में ज्यादातर एक्टिव रहता है और ग्रुप्स में पाया जाता है। ये आपको पता है तो आपको पता वन इज रॉन्ग। मालाबार सीवेट जो होता है वो इल्यूसिव एनिमल होता है और सांबर डियो जो होता है वो क्रेप्सक्यूलर भी होता है। तो इनके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वैसे इस क्वेश्चन को मैं डिफाइन करूंगा, इस डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए मालाबार सीवेट जो एल्यूसिव है ये क्रेप्सक्यूलर भी होता है और दोनों नॉक्टर्नल है और लाइट एंड मकाब जो है वो डायर्नल है। क्योंकि अगर डायर्नल हमें पता भी रहता है तो हम एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर है बी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस। अब वैगल का मतलब भी अगर आप समझ जाओ ना, वैगल का मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस ऐसे ऐसे हल्का हिल लिया, कि ऐसे ऐसे हल्का हिल लिया, इसको वैगल मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं भी देखा दुनिया में तो आपने जरूर बटरफ्लाइज देखा होगा, ड्रैगन फ्लाइज देखा होगा और हनी बीज देखा होगा। आप बताइए इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो शॉर्ट कट मूवमेंट्स करता है। यस करता है। आपको पता है सी आंसर है, हनी बी। क्लियरली ये क्वेश्चन इंग्लिश का सवाल है बेसिकली। ऐसे इसको मीडियम कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि कई लोग नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे और सबको लगेगा यार सारा तो इंसेक्ट ही है तो सब ये परफॉर्मेंस कर सकते होंगे, बट नहीं। ये क्लियर बात है, हनी भी ये कर सकता है। अगर हल्का सोचेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता नहीं होगा मशरूम बहुत अद्भुत एक तरह का क्रॉप बोल लो, ट्री बोल लो, प्लांट जो आपकी इच्छा बोलो, मशरूम को इतना अद्भुत है कि मशरूम को हम लोग घर में एक गमला के अंदर भी उगा सकते हैं। मशरूम जंगल के अंदर भी उग सकता है। मशरूम को सनलाइट भी नहीं चाहिए होता है, समझ लो। पहाड़ों में भी उग सकता है, जमीन में भी उग सकता है, प्लेन्स में भी उग सकता है। तो इतना अद्भुत होने के बाद मशरूम्स के अंदर इतने यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, उसी को दर्शाते हुए क्वेश्चन में सारा स्टेटमेंट गिवन है। अब देखिए सारा स्टेटमेंट खास बात यह है कि सब में सम वर्ड यूज किया है। सम वर्ड है इसका मतलब जनरल वर्ड है, मैंने कुछ भी एक्सट्रीम नहीं बोल रहा। तो चांसेस है ये सब राइट होंगे अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो तो। चांसेस है ये सब राइट होंगे, सब में सम वर्ड यूज किया। एक बार रीड कर लीजिए, मशरूम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। हम लोग सब्जी की तरह खाते हैं खाने के अंदर, तो खा सकते हैं तो उसका मतलब कोई ना कोई में कोई मेडिसिनल बेनिफिट होने का संभावना चाहते हैं, सब मान लेते हैं। अब सम मशरूम्स है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। आपको शायद नहीं पता होगा या पता होगा, आई डोंट नो। कुछ मशरूम्स को इन्फेक्टेड मशरूम्स बोलते हैं जिसको साइकेडेलिक सब्सटेंसेस, साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज या साइको एक्टिव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, ये बस सच है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। देखिए ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अब मशरूम जंगल में भी उग जाता है, अब वाइल्ड में मशरूम उग रहा है तो चांसेस है कि उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और सिंस यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव और जनरल वर्ड यूज किया गया सम, तो दिस कैन बी राइट। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब रिसेंटली मेघालय में रिसर्चर्स ने पता किया कि मशरूम्स में कुछ मशरूम्स जो है उनके अंदर लाइट भी चल सकता है, माने दे हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। तो ये रिसेंट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। इसका चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज डी ऑल फोर। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन स्क्विरल्स के बारे में। अब देखिए ये पूरा इन्वायरमेंट वाला सवाल चल रहा है, स्पीशीज के बारे में कितना क्वेश्चन आया है। जैसा मैंने आप लोग को आइडिया दिया था कि स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एनवायरमेंट में, भर भर के क्वेश्चन आया। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सूरज का बोल रहा है दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। अब आप लोग अपने सब को अपने घर के बगल में स्क्विरल्स देखे ही होंगे। स्क्विरल का काम क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ में उनका एक जगह बना रहेगा अड्डा सा, जिस छोटा सा गोला बना के रखेंगे उन लोग और जमीन में खुदाई करके रखेंगे। यहाँ से वहां से यहाँ करते रहेंगे, दिन भर उनका यही काम है स्क्विरल का, चिल मारते रहते हैं। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि स्क्विरल गड्ढे के अंदर रहता है, ये तो आपको फील आ जाएगा। अब वो गड्ढे के अंदर क्यों रहता है, ठंड के समय जब स्क्विरल को हाइबरनेशन टाइप का कुछ करना होता है तो वो गड्ढे के अंदर जाके बस जाता है और वही वो खाना खाता है। और वो खाना खाने के लिए उसको वहाँ गड्ढा बनाना पड़ेगा और उसमें खाना स्टोर करना पड़ेगा। इसी कारण से वन और टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सही बात है। अब स्क्विरल जो है ओमनीवोरस है, ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है। आपको लग सकता है नहीं यार स्क्विरल तो यार दाना वाना खाता है, सीड्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, ओमनीवोरस कैसे हो सकता है। ओमनीवोरस सब कुछ खाता हो, ठीक है। बट देखिए यही ट्रिकी स्टेटमेंट है पूरे क्वेश्चन का। स्क्विरल्स जो है ओमनीवोरस होते हैं, वो कई बार स्मॉल मैमल्स, फिशेस, बर्ड्स, कोई मुर्गी का अंडा अंडा भी खा लेते हैं उन लोग और छोटे बच्चों को भी खा सकते हैं।
सो इन टाइम्स ऑफ नीड, इसलिए इंडियन स्क्विरल्स, स्पेशली जो इंडियन स्क्विरल्स वाइल्ड में ज्यादा मिलते हैं, जंगल्स में ज्यादा मिलते हैं, वो omnivorous खासकर देखे गए हैं, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स अगर नहीं मिल रहा है तो दे विल ट्राई टू ईट एनीथिंग दे हैव। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है, तीनों सही है, आंसर इज सी। आई होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना स्क्विरल्स के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर दो बात है, पहला सम वर्ड यूज किया है और दूसरा कैन वर्ड यूज किया है। सिमिलर लॉजिक सॉल्व कीजिए, सम और कैन ध्यान देके आप समझ जाइए कि हाँ यार, अब हम लोग क्लेम करने थोड़ी ना जाएंगे। अब समझ लो अंटार्कटिका में जाके कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही मिलेगा ना। तो सम और कैन वाला बात आप उस टाइम क्लेम कर सकते हो, यूपीएससी का उत्तर गलत है। तो इस सम और कैन के बाद संभावना है कि स्टेटमेंट राइट ज्यादा हो। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, अब कोई जियोथर्मल हीटेड आपको स्पीशीज मिल गया, हॉट स्प्रिंग के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया 102 डिग्री पे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, तो आप क्लेम कर दोगे ना वो यूपीएससी का उत्तर गलत है, ये रॉन्ग है, ये आंसर सही होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो उस लॉजिक से आप बोलोगे ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है। बट आइडिया क्या है, एक्चुअल में इनके ऊपर डेफिनेशन है। जो बॉइलिंग, कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो थर्मोफाइल्स होते हैं, जिनको थर्मोफाइल्स बोलते हैं, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें से कुछ स्पीशीज जो है आपको मिल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, जैसे स्पेशली अर्थ हीटेड जियोथर्मल हीट के कारण जो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वहां पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो हायर एल्टीट्यूड्स या आपको जैसे मैंने बताया अंटार्कटिका या आर्कटिक, या फिर आप समझ लो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट के अबव एग्जिस्ट करते हैं। फिर सिमिलरली एसिडोफाइल्स भी कुछ होते हैं जो 5.5 पीएच के नीचे वाले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनमें से कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो 2.5 से 3.5 पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब देखिए फैक्चुअल और लॉजिक दोनों तरह से मैं समझाया कि कैसे इसका तीनों आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एलिमिनेशन और लॉजिक दोनों को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको फैक्चुअल पता है तो वेरी एंड गुड, जैसे मैंने बताया थर्मोफाइल एसिडोफाइल। अगर आपको फैक्चुअल नहीं पता है तो लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो कि सम और कैन इतना वेग, जनरल और पॉजिटिव वर्ड यूज किया गया है तो उसका चांसेस है कि वो राइट हो। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ अ वुड। इसमें एक एक्टिविटी बताया गया बेसिकली। आप समझ लीजिए एक ऐसा कोई जानवर का नाम पूछ रहा है जो स्टिक बना सकता है और वो किसी ट्री में होल में घुसा के इंसेक्ट को निकाल के खा सकता है, या लॉग किसी लकड़ी का टुकड़ा पड़ा उसमें से वो स्टिक डाल के किसी जानवर को निकाल के खा सकता है। तो आप खाली विजुअलाइज कीजिए जो मैंने आपको करके दिखाया, ये कोई ह्यूमन या ह्यूमन टाइप एनिमल ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अब इनमें से कौन ह्यूमन या ह्यूमन टाइप एनिमल है, क्लियरली ओरांगुतन। ओरांगुतन जो है इसका 96% जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है ह्यूमन से मैच करता है। आपने सुना होगा कि बंदर जो है उनका ह्यूमन से प्रॉपर्टी काफी मैच करता है। तो ओरांगुतन एक टाइप का मैमल ही है जिसमें ह्यूमन टाइप प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। ये जनरली साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा फाउंड होता है, अफ्रीका में तो बहुत ही ज्यादा फाउंड होते हैं और इनमें ह्यूमन लाइक प्रॉपर्टीज देखी गई है। तो दिस इज द बी आंसर। ये फिशिंग कैट आपको वर्ड दिया कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगा फिशिंग टाइप का स्टिक होता है तो कैट ये काम कर सकता हो, बट इट इज रॉन्ग, बी इज द आंसर। ये दोनों तो आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं, एरोसॉल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स। आपको पूछ रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है इनमें से कहाँ यूज होता है। देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है, एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया ने बनाया है ताकि जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज है, स्पेशली स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको अपने एनवायरनमेंट से हटाने के लिए इंडिया ने सोचा कि हम लोग माने वर्ल्ड ने सोचा कि हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बनाएंगे। पूरा मैन मेड बनाया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब इनका जनरली यूज जो होता है एरोजॉल्स, फोम एजेंट्स और कुछ हद तक वेरी स्मॉल स्केल पे फायर रिटार्डेंट्स में भी काम आ सकता है। ठीक है ना, लुब्रिकेंट्स में इनका कोई यूज नहीं है, बेसिकली रेफ्रिजरेशन टेक्निक्स में ज्यादा इनका यूज आता है। तो इस कारण से इसका आंसर है 1 2 3 सी इज द आंसर। ठीक है, अगर यूपीएससी कभी इसका आंसर ओनली 2 भी देता है तो पूरा गलत नहीं है, क्योंकि वेरी स्मॉल स्केल पे फायर रिटार्डेंट्स में यूज आता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 100% करेक्ट नहीं है, पर 1 और 2 तो डेफिनेटली करेक्ट है। बट आई विल गो विद द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, सिंपल सी बात है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको इन्विट्स भी हम लोग बोलते हैं, वो जो होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर को, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। ऐसा बता रहा है कि जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है इन्विट से
वो एग्जेंटेड फ्रॉम टैक्स है, बट जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। अब ये बात गलत है। दोनों इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड, दोनों का अपना अपना टैक्स का एक तरीका है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट में इस पे इनविट्स और रिट्स पे टैक्सेशन का बात किया था। इसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो आपको समझना है दोनों का अपना टैक्सेशन रिजाइम है, कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। स्टेटमेंट गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इनविट्स जो है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज बोरोवर्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत। ये बस सच है, फैक्चुअल बात है। फैक्चुअल बात है, उन्हें बोरोवर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, सच बात है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड था, इसीलिए इसको मीडियम कैटेगरी में डिफाइन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में भी सेम मेथड है, दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, माने पैंडेमिक जब खत्म हुआ उसके बाद रिसेंट पास्ट जो अभी है, उसमें क्या हुआ? मेनी सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड एक इंटरेस्ट हाइक का ट्रेंड कैरी आउट किया। ये बस सच है। हम लोग डेली न्यूज में पढ़ते हैं कि यूएस फेड ने रेट हाइक कर दिया, आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, और भी अगर आप कुछ और भी नहीं सुने तो ये दो तो आपने कम से कम सुना ही सुना। तो इसका मतलब ये बात सच है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? कि सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। ये भी सही बात है। अब समझ लीजिए सेंट्रल बैंक को ये assumption नहीं होगा तो किसको होगा? उन्हीं को तो जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन मार्केट में कम करने का। वो कैसे करेंगे? कंज्यूमर प्राइस को कैसे कम करेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी से करेंगे। अगर सेंट्रल बैंक ऐसा assumption नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। अब ए क्यों सही है? क्योंकि आप देखिए अगर सेंट्रल बैंक ऐसा assumption नहीं करेगा तो वो क्यों अपना रेट चेंज करेगा? सेंट्रल बैंक ऐसा एज्यूम करता है, इसलिए सेंट्रल बैंक रेट चेंज करता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बता रहा है कार्बन मार्केट जो है वो लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए कार्बन मार्केट क्या होता है। अब कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, उसने इतना पॉल्यूशन पैदा किया वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो कार्बन ट्रेड कर ले, ऐसा कोई कंपनी जिसने कार्बन बिल्कुल नेगेटिव में यूज किया, इसका मतलब वर्ल्ड में कार्बन उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, तो ऐसे कंपनी से वो पैसा देकर ट्रेड कर सकती है कार्बन क्रेडिट्स, उसको बोलते हैं कार्बन मार्केट। वैसे इस चीज को कार्बन मार्केट बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट टूल डेवलप हो गया है क्लाइमेट चेंज के फाइटिंग अगेंस्ट। जो कंपनी पॉल्यूशन कर रही है, जो कंपनी पॉल्यूशन नहीं कर रही है, आपस में ट्रेड कर ले रहे हैं, तो नेट कार्बन मार्केट जो है वो ट्रेडिंग से बैलेंस कर दे रहा है कार्बन प्रोडक्शन वर्ल्ड में जो है। तो इन अ वे इट इज अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्पेशली बिग कॉर्पोरेशंस। इसका कोई डेटा भी है कि 2021 तक जो है 21% जो है मार्केट जिसमें कार्बन प्रोडक्शन कार्बन रिलीज हुआ, उसका वैल्यूएशन हुआ है कार्बन मार्केट के अंतर्गत। तो उस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको फैक्ट पता है तो ये सही बात है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे? अब देखिए कार्बन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं, उसी तरह कार्बन मार्केट में जो कंपनी कार्बन प्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट को पैसा दे रही है कार्बन प्रोडक्शन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो इसलिए कार्बन मार्केट से जब कंपनी पैसा दे दी तो वो रिसोर्सेज दे दी स्टेट को, ताकि स्टेट जो है ऐसे स्टेप्स ले सके तो क्लाइमेट एक्शन से फाइट कर सके। ऑब्वियस सा बात है, सही बात है। आंसर इज बी। पर देखिए ये चीज ऐसा हो रहा है, इसी कारण से कार्बन मार्केट एक टूल नहीं बना है। ये बात एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन। अब स्टेरलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, समझ लीजिए कहीं कहीं से पैसा आ गया, मार्केट में भम के पैसा आ गया। इससे क्या होगा? मार्केट में पैसा आने की वजह से लोगों के पास पैसा हो गया, लोगों के पास पैसा होगा तो चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उतना है नहीं, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। सीधा सा बात है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है, तो इस चीज को रोकने के लिए कि कैपिटल फ्लो मार्केट में थोड़ा रुके, उसका स्टेरिलाइजेशन हो, आगे ये स्टेप लेते हैं स्टेरिलाइजेशन का। अब इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड क्या है कि अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलेंगे विदेश में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट ना करे तो इंडिया में पैसा नहीं बढ़ेगा एक बार के लिए। तो ऐसा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही है। उसी तरह एक तरीका ये है कि आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कराता है, जिससे आरबीआई क्या कर रहा है, जितने भी डोमेस्टिक मार्केट में पैसे हैं उनको सक कर ले रहा है गवर्नमेंट के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो जीसे उनको बेच दे रहे हैं, उनका पैसा सक कर ले रहे हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में। इसको भी स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, इसलिए आंसर इज ए। होप आपको थोड़ा कंटेक्स्ट मिला हो। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कैपिटल इनफ्लो को रोकना, बस सिंपल सा बात है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ फॉलोइंग मार्केट्स के बारे में बता रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। आपको बोला है कि इनमें से अबव में कौन-कौन सा जो है कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड है। अब सिंपल समझिए, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट क्या होता है? गवर्नमेंट जो होता है बॉन्ड रिलीज करती है, आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो, आपको एक बॉन्ड मिलता है, उसमें एक फेस वैल्यू होता है। वो फेस वैल्यू के बाद आपको यील्ड मिलता है आफ्टर सर्टेन ईयर्स।
ठीक है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा गवर्नमेंट मनी बोरो करती है गवर्नमेंट मार्केट से। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, समझ लीजिए बैंक है, एक और बैंक है। अब ये बैंक के पास सडनली दिख रहा है कि पैसा कम हो गया, तो इस बैंक का कुछ सरप्लस हो गया डेली में, तो ये बैंक पैसा ले लिया, बोलता है आपको एक दो दिन में चुका देंगे। तो ये भी कॉल मनी मार्केट है। मनी मार्केट लिखा हुआ है वैसे, और कॉल मनी मार्केट एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है जनरली 5 से लेकर 40 साल तक, या उससे भी लंबा हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड उसके लिए काम करता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है। कॉल मनी आपको दिख ही रहा है क्लियरली, एक दो दिन का बाद चल रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट टर्म है। ट्रेजरी बिल भी जो होता है, आपको सुना होगा कभी, 91 डे, 182 डेज, 364 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, एक साल से कम का होता है, तो ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी गलत हो गया। स्टॉक मार्केट आप कितने टाइम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 साल 2 साल, तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में कंसिडर किया जा सकता है। आइडियली खाली गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है ट्रेडिशनली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और स्टॉक मार्केट में भी मैक्सिमम टूल्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए गिने जा सकते हैं। इसलिए 1 ऑफ 4 आंसर है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमी का सवाल है, इसको मैं इजी कैटेगरी में मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। देखिए इसमें क्या है, ये वैसे तो देखिए एक तरह का टूल है, एक तरह का मेथड है, जो जिसको उड़ीसा में पायलट किया गया था कुछ विलेजेस में। ठीक है, इसके जरिए क्या है, जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स, ऐसे मार्जिनल फार्मर्स मिलकर ग्रुप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ वे, टुगेदर मिलकर वो लोग सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करें, जिससे उनको सबको बेनिफिट हो। अब देखिए, अगर अकेला फार्मर है, एक बड़ा सा कॉर्पोरेट है या एक बड़ा सा बिजनेसमैन, उसे डील करने में उसको बार्गेनिंग पावर नहीं मिलता। अगर यही 100 फार्मर हो गए तो उनको बार्गेनिंग पावर मिल जाएगा। तो ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड जो है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसका आंसर है बी। फिर फैक्चुअल बात है, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, आपको पता है तो पता है, इसलिए मीडियम कैटेगरी में इसको प्लेस करूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइगर सीड्स। अब देखिए, ये देखने में इजी हार्ड लगेगा जो भी आपको लगेगा, पर ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अपने सबको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट 14-15 खरीफ क्रॉप को एमएसपी देती है, ऐसा कोई 1000 को देती नहीं है। तो 14 अपने को याद होना चाहिए, और याद रखना भी सिंपल है, उसमें नाइगर सीड्स होता है, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड क्या, नाइगर इज कल्टिवेटेड इन खरीफ क्रॉप, जैसे मैंने ऊपर बोला 14 खरीफ क्रॉप का बात कर रहा है, तो ये खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड क्या, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइगर सीड्स फॉर कुकिंग। अब देखिए, आपको नहीं भी पता ना, तो आप एक गेस ले सकते हो कि आप समझिए अरुणाचल में हम लोग के जो ट्राइबल्स हैं, या फिर कोई ट्राइबल्स एरिया जो छत्तीसगढ़ साइड भी पड़ते हैं, उन लोग इंसेक्ट से चटनी बना लेते हैं, तो उन लोग सीड ऑयल से कुकिंग तो कर ही सकते होंगे। ये तो पॉसिबल दिख ही रहा होगा, सम लिखा है, तो कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो इसको अगर आपको नहीं पता तो पॉजिटिव गेस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर तीनों सही है, 3 इज द आंसर। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। अब कुछ एसेट्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात चल रहा है। ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, टेंजिबल इंटेंजिबल में सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस क्या है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एसेट। किसी भी चीज का टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी हम लोग फिजिकलिटी पे ज्यादातर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब ब्रांड रिकॉग्निशन, अब किसी का ब्रांड बन रहा है तो उसका फिजिकलिटी क्या है, कोई ब्रांड दिखने लायक चीज है, ब्रांड तो फील करने वाला चीज है, तो ये इंटेंजिबल है, तो ये वाला बात इंटेंजिबल में आ गया। इन्वेंट्री जो है टेंजिबल है, आपका इन्वेंट्री अगर पूरा गोदाम चाहिए होगा वो सामान रखने के लिए, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल थिंग जनरली, तो ये आपका इंटेंजिबल में नहीं होगा, तो रॉन्ग हो गया। फिर आपका इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये भी आपका इंटेंजिबल है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपने कोई सामान बनाया, कोई ट्रेडमार्क बनाया, आपने समझ लीजिए सिंबल बनाया, जैसे कि आपका ये सिंबल समझ लीजिए ये है ए, आपका सिंबल ये है, आपने बोला कि मेरा ट्रेडमार्क है, तो ये सिंबल आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इसमें कोई फिजिकलिटी नहीं है, ये सिंबल आप कहीं बना सकते हो, हवा में सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, पर ये सिंबल कहीं आपको फिजिकल नहीं दिख रहा है, माने ये सिंबल अपने आप में कुछ इंटिटी नहीं है, तो इसीलिए ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होगा, ये वाला भी सही है। अब मेलिंग लिस्ट ईमेल में आपका आ रहा है, उसको फिजिकलिटी थोड़ी ना है। आप प्रिंट आउट निकाल के बोलो सर ये फिजिकल एसेट है, तो वो फिजिकलिटी उसको नहीं बोलते। मेलिंग लिस्ट अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है सच, समझ लो, उसमें कितने लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका नेचर कैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मेलिंग लिस्ट जो है अपने आप में एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, उसमें फिजिकलिटी बोले कुछ नहीं है, इसलिए ये भी आपका इंटेंजिबल में आता है, तो इसका आंसर होगा 3। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, कई लोग को इंटेंजिबल टेंजिबल समझने के बाद भी उस चीज को फील करना एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है, तो इसको अपने इजी टू मीडियम कैटेगरी में मानेंगे, और थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी की तरफ इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। अब देखिए, टैक्स अपने पास सेंट्रल में समझ इतना जमा हो गया, उसमें दो हिस्सा होता है, पहले ये वाला हिस्सा सेंट्रल के पास, ये हिस्सा स्टेट के पास। अब स्टेट के पास जो हिस्सा आया, उसमें सारे स्टेट में तो बंटवारा होना चाहिए ना, कि चलो ये चला गया बंगाल को, ये चला गया महाराष्ट्र को, ये चला गया तमिलनाडु को, ये जो बंटवारा होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, अगर आपको नहीं पता तो
तो इसमें उस हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन का बात कर रहा है जो 15th फाइनेंस कमीशन ने किया था। अब बोला कि इनमें से ऐसे कौन से क्राइटेरिया है अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस जो 15th फाइनेंस कमीशन ने यूज किया था टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। देखिए, पॉपुलेशन, एरिया, इनकम तो इसने दे दिया। अब पढ़िए आप। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको पता होगा, यस इट इज देयर, क्योंकि डेमोग्राफी जैसा परफॉर्म करा उसके बेसिस पे उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि वो और ज्यादा कंट्री को डेवलप कर सके। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज का कहीं ना कहीं, तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जितने अच्छे रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी जितना अच्छा रहेगा, उतना इकोनॉमी को फायदा होगा कंट्री के। तो इसीलिए ये वाला फैक्टर लॉजिकल लग रहा होना चाहिए। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, देखिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स एक्चुअल में होना चाहिए, पर क्या आपको लगता है कि अगर आपने बिहार, यूपी या फिर तमिलनाडु की गवर्नेंस को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी नहीं होगा? एक तो यूनिफॉर्मिटी बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग है। उसको अगर हम टैक्स डिवोल्यूशन में ले आए तो कई सारे पुअर गवर्नेंस स्टेट जो है वो स्ट्रगल करेंगे, उनको फंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए लॉजिकल नहीं लग रहा। फिर स्टेबल गवर्नमेंट तो इंडिया में कहीं भी जनरली होता नहीं है, आए दिन एमएलए एमपी खेलते रहते हैं, तो ये भी क्राइटेरिया होने का चांसेस कम दिख रहा है। ये मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, पर ये वेग लॉजिक है, ऐसा कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है। एग्जाम में मैं ऐसे सोचता अगर मेरे को नहीं पता होता तो, क्योंकि मेरे को पता है ये तीनों हैं, 1, 2 और 5, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स वाला, तो मैं 3 मार्क करके आगे बढ़ जाता। अगर नहीं पता होता तो इस तरह से सोचने का स्टाइल है। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना, आप गेस ले सकते हो इस मेथड से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का बात कर रहे हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इन्होंने बोला है कि उनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनॉप्स, यूनॉप्स माने यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज, यूनॉप्स उसको बोलते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। इस इनिशिएटिव में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे फोकस किया, आपको ये बताना है। फैक्चुअल सवाल थोड़ा सा बोल सकते हो, पर लॉजिकली भी आप देख सकते हो। हाउसिंग और हेल्थ केयर तो आपको जच ही जाएगा कि हाँ ये सही है। रिन्यूएबल एनर्जी आप गेस कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में स्मार्ट सिटी मिशन में भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं। तो इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात चल रहा है, तो हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का बात चल रहा हो। पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है, ये इसका आंसर नहीं है। ये एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होगा, तो फैक्चुअल सवाल है। बट स्टिल अगर आप 3 भी गेस कर पाते हो तो आपको पता होगा आंसर सी या डी में से एक होगा, तो आप एक गेस करके आगे बढ़ सकते हो। द आइडिया इज दैट। तो इस तरह से या तो आपको फैक्ट पता है या तो आपको एलिमिनेशन से थोड़ा गेस लेना पड़ेगा। दिस इज द आइदर ऑफ द टू अप्रोचेस, और कोई तीसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो क्या बता रहा है? इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? देखिए पॉलिटी का सवाल है, इजी टू मीडियम सवाल बोलेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट वेरी सिंपल बात। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ बनाया गया है वो भी डिलीजेंटली बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। अपने इंडिया में जनरली माना जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ में जिस तरह से चीजें बताई गई हैं वो हमें फॉलो करना है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। अगर ये यूएस का मेथड में ये होता है जहाँ पे जुडिशरी सुप्रीमेसी में रहता है, वहां पे आइडिया ये है कि लॉ का मेकिंग में भी, कि लॉ में भी अगर कोई फंडामेंटल एरर है जस्टिस डिलीवर करने में, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्वेश्चन किस कंडीशन में आ सकता है? जस्टिस डिलीवर करने में। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बात होता है, ए इज द आंसर। इट्स द फंडामेंटल थिंग, इट्स वेरी फंडामेंटल, इसीलिए लोगों को डिफिकल्ट लग गया। वैसे आइडियली इजी है, सिंस ये इस टाइप का क्वेश्चन लोग सॉल्व करते नहीं एग्जाम के लिए, तो इट्स इजी टू मीडियम कैटेगरी वाला सवाल। अब 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वही 2 स्टेटमेंट है, अपने को 4 ऑप्शंस दिए गए, बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सही बात है। विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। बिल्कुल सही बात है, हर स्टेट को अपना अपना लॉ है प्रिजन के लिए। अब इसमें क्या लिखा है? इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। ये बात भी सही है, पर देखिए मुद्दा क्या है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बात सही होने के बाद भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि बात गलत है। क्योंकि माना इंडिया में प्रिजन्स जो है, प्रिजन्स एक्ट इज अ फंडामेंटल लॉ जो प्रिजन्स के मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। पर स्टेट गवर्नमेंट जो इसके रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, उसका पावर उसको 7 शेड्यूल से मिलता है, शेड्यूल नंबर 7, जो कि अपना स्टेट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट को अलग करता है, कंकरेंट लिस्ट को अलग करता है। तो ये पावर स्टेट्स को मिलता है शेड्यूल 7 से, ना कि प्रिजन्स एक्ट से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ना कि एक स्टैट्यूटरी पावर। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री? अब ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अनिलिज्म जो हम लोग हर बार पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एक कुछ प्रोविजंस ऐसे डाल देता है
इससे स्टेट जो है वो अपने पावर को लिमिटेड समझे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर पर्पज यही है कि स्टेट को गाइड करे इन लीडिंग द पॉलिटी ऑफ द नेशन या एक पॉलिटिकल यूनिट। तो इसका आंसर होगा सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट, ये सब कोई आप लोग एग्री करोगे, आई बिलीव इट इज अ इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इन इंडिया which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। अब देखिए क्या होता है, ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको पेचीदा लग गया समझने में। इसमें लिखा वाइडली बिलीव्ड। अब वाइडली बिलीव्ड आप देखोगे सबको बोलेंगे 47 अमेंडमेंट एक्ट कि उसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, काफी सारे इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया। बट फंडामेंटली अगर आप देखो तो मेजर फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आया था, उसको चेंज किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। जहां पे आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ही एक्ट में हम लोग ने बात कर लिया था कि ये लॉ जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, शेड्यूल 9 वाला लॉस। कुछ ध्यान होगा, कुछ जुडिशियल रिव्यूज के लॉस थे, जैसे केरला का लैंड एक्ट था जो 1973 में इस पे जजमेंट सुनाया गया। वैसे ही कई सारे लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था कि इस पे जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल नहीं है। फिर कोर्ट ने इसे अवॉइड कर दिया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इसको वापस मॉडिफाई किया गया था, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट आंसर। वैसे अब देखिए यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि इस पूरे क्वेश्चन का व्यू क्या है, क्योंकि देखिए वाइडली बिलीव्ड वर्ड यूज कर दिया है, बट आइडियली आई विल गो विद द ए ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज का नाम दिया है, आपको बताना है इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है। पहला है देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 ए बी, ये जितने भी है ये सब में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस का बॉडी के बारे में बताया गया है। बाद में इन्हें अलग किया गया, वरना आर्टिकल 338 के अंदर ही आता है। ठीक है, अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये सभी को पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। नेशनल लॉ कमीशन आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर नेशनल लॉ कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है नहीं, वरना हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसको पढ़ाई करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये भी आपको डाउट हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, तो उसके एक्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, तो आंसर इज ओनली वन। ऐसे सोच सकते हो जैसे मैंने सोचा, इट्स वेरी सिंपल वे ऑफ आंसरिंग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बता रहा है इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। ये तो बकवास है। अगर समझ लीजिए हम लोग ये प्रेसिडेंट है, अब आपको पता है इंडिया में सारा एग्जीक्यूटिव पावर है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है। तो अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड हो गया, भले ही प्रेसिडेंट को डिसीजन मेकिंग पावर नहीं, इफेक्टिव पावर तो प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड। अगर उनका इलेक्शन वॉइड भी हो गया, अगर उनका सारा डिसीजन हम लोग रिवर्स कर दे, तो गवर्नमेंट को कितना सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए स्टेटमेंट लॉजिकली गलत है और एक्चुअल में गलत भी है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। अब एग्जांपल ले लिए जम्मू एंड कश्मीर का, इसका लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व था, कहाँ कोई मेंबर था, फिर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ ना द्रौपदी मुर्मू का। अब इसके मेंबर्स कहाँ है, नहीं है, इसका मतलब लॉजिकली रॉन्ग है ये भी, टू इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड नंबर क्या बोला देखते हैं, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और शी हैज टू डिक्लेयर हिज और हर असेंट। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो होता है, वो जब चाहे बिल को अपने कोने में रख सकता है, अपनी इच्छा से पास करेगा, नहीं करेगा उसका इच्छा है। ये तो क्लियरली रॉन्ग हो गया, इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी इज द आंसर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस तरीके से दिया गया कि जनरली लोग मिस कर सकते हैं। वैसे इजी है, पर इसको मीडियम कैटेगरी में हल्का मान सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब समझिए क्या, फाइनेंस बिल भी एक तरह का मनी बिल होता है, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब राज्यसभा उसको भी अमेंड नहीं कर सकता और रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो ये वाला बात गलत हो गया, विच इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation। ये बात सही है, यही तो मनी बिल का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। फिर थर्ड नंबर क्या है, in the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill। यहाँ तक बात सही है, but a joint sitting becomes necessary for finance bill। ये वाला बात गलत है। इसका आंसर होगा ओनली वन, क्योंकि फाइनेंस बिल इज ऑल्सो टाइप ऑफ मनी बिल। वो टाइप ऑफ फाइनेंस बिल होता है, उसमें एक टाइप का फाइनेंस बिल में सेम रूल्स है मनी बिल जैसे, इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट हम लोग दे नहीं सकते फाइनेंस बिल के ऊपर इस तरह से, इसलिए अपना आंसर होगा ओनली वन, इज द आंसर।
ये क्वेश्चन को मैं मीडियम इजी टू मीडियम बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा मीडियम के साइड, क्योंकि फाइनेंस बिल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, उसके बाद कौन कौन से प्रोविजन इसमें सही है आपको बताना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का बात चल रहा है, उसके अंदर हम लोग कम्युनिटी रिजर्व अनाउंस करते हैं, तो इसका प्रोविजन आपको पता है तो आपको ईजी लगेगा सवाल। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये तो की प्रोविजन है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, ये भी सही बात है, हंटिंग क्यों अलाउ करेंगे भाई, कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है कि हंटिंग करने के लिए बनाया है। टू इज राइट। ये थर्ड क्या, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यस तभी तो कम्युनिटी रिजर्व है, वरना प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। कम्युनिटी रिजर्व इसका मतलब कम्युनिटी वहां से लाइवलीहुड निकालेगी, वरना हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। पर हम लोग कम्युनिटी रिजर्व बनाया क्योंकि कम्युनिटी वहां पे लाइवलीहुड अपना गेन कर रही है और एनिमल को प्रिजर्व भी कर रही है, इसलिए वो कम्युनिटी रिजर्व है। ये वाला बात भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये बात गलत है। अब समझ लीजिए वहां पे जंगल काट के लोग खेती करने लगे तो एनिमल कैसे सर्वाइव करेगा, एनिमल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहां पे अलाउड नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ओनली थ्री, पहला तीन स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा ओनली थ्री। 39 नंबर में शेड्यूल एरिया का बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, शेड्यूल्ड एरिया प्रेसिडेंट ही ऑर्डर पास करता है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद फिर गवर्नर उसको एडमिनिस्टर करता है मेनली। The largest administrative unit forming the scheduled area is a district and the lowest is the cluster of villages in the block. ये आपको डाउटफुल होगा पर ये सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है और ये सही है। आपका स्टेटमेंट क्या है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। आप पढ़ेंगे आपको डाउट हो जाएगा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को डाउटफुल लग रहा है, चीफ मिनिस्टर ऐसा काम करते हुए हम लोग कभी पॉलिटी पढ़े नहीं। मैक्सिमम ये काम गवर्नर करते हैं, और अगर पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना है तो प्रेसिडेंट करते हैं, तो होम मिनिस्टर को प्रेजेंट करना है तो गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्चुअली, तो इसका आंसर ये वाला भी गलत है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू, वन और टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज क्लियरली रॉन्ग। अगर आपको सेकंड पता नहीं भी चल रहा तो आप वन और थर्ड से आंसर कर सकते हो, गेस ले सकते हो 50% एक्यूरेसी के अंदर, तो वो लॉजिक है। सो इट्स अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन, मोर ऑन द इजी साइड। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वन बता रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4), ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स का बात चल रहा है, Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात बता रहा है, क्योंकि आर्टिकल 335 में देखिए, अभी अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट टू बोल रहा है, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियरली गलत है, आपको पता होगा एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं डिफाइंड नहीं है, इसीलिए तो एक हाई कोर्ट जजमेंट में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांग लिया डेटा, तो गवर्नमेंट बोला कि भाई देखो रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट, वो इसी इर्द गिर्द चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफाइंड है ही नहीं, तो हम लोग कैसे मान लें कि रिजर्वेशन जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आता है। वैसे आर्टिकल 335 में बताया गया है ये चीज कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिजर्वेशन देना चाहिए, पर उस हद तक देना चाहिए कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन असर ना पड़े, और उसको डिफाइन नहीं किया गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर इज सी, क्योंकि स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। क्वेश्चन क्या बोला 41 में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य काटका which flourished as prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located। देखिए ऑप्शन कैसे, आंध्रा, गंधारा, कलिंगा और मगधा। अब सोचिए आप लोग कि बुद्धिज्म कहाँ का प्रचलित था, पहले वो सोच के देखिए। मगधा में था, कलिंगा में अशोका लीड करते थे, तो हो सकता है वहां पे भी आ गया हो, और वहां पे मेनली आपको पता होगा कलिंगा साइड में जैनिज्म ज्यादा चलता था। फिर गंधारा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, वेरी पॉपुलर बुद्धिस्ट साइट, हो सकता है आंध्रा हो, आंध्रा का नहीं पता। आपको मोस्ट अनप्रोबेबल ऑप्शन गेसिंग के हिसाब से आंध्रा लगेगा, पर वही सही आंसर है। फैक्चुअल जानकारी है, धन्य काटका, आपको नहीं कोई और लॉजिक या रेफरेंस मिलेगा जनरली पढ़े में से, पढ़ाई में से शायद, तो आप आंध्रा के संग इज द राइट आंसर, इज द फैक्चुअल आंसर। जनरली आप लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया होगा, इसलिए मैं उसको मीडियम कैटेगरी में मानता हूँ। वैसे इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड है, बट इट्स अ ऑफ बीट क्वेश्चन इन जनरल। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ऑरिजिन, गलत बात है। आपको पता है ऋग वेदा में हम लोग जब पढ़ते भी है स्तूपा के बारे में तो पता चलता है ऋग वेदा में भी ऑलरेडी हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि राख को रख के पत्थर के अंदर रखने वाला कॉन्सेप्ट स्तूपा वाला पहले से था, और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग उसको ऑलरेडी यूज करते रहे हैं, तो ऋग वेदा में लिखा गया तो बुद्धिस्ट ऑरिजिन तो नहीं हुआ, तो वन इज रॉन्ग। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, ये हम लोग बात किया कि रेलिक्स स्टोर किया था उसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बिल्कुल सही बात है। जितनी बोधिसत्वों के पर्सपेक्टिव में जितने भी महान बोधिसत्व रहे हैं या बुद्धा खुद भी रहे हैं, उनके राग को रखा गया है, बेसिकली एक कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर बनाया गया बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार, जो भी महान आदमी बुद्धिज्म का
चला जाता है तो उनके ध्यान में उसको बनाया जाता है ताकि लोग उसे पूजा कर सकें। एक कॉन्सेप्ट वैसा भी होता है। तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। 2 और 3 वाला स्टेटमेंट सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोम्पोई, मुचिरी वेर वेल नोन एज। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया ना, ऑप्शन देखिए, कैपिटल सिटीज हो सकता है, पोर्ट्स हो सकता है, सेंटर फॉर आयरन स्टील मेकिंग भवान जाने, साइन ऑफ जैन इतना का बिल्कुल लग ही नहीं रहा है, कभी सुना ही नहीं है सबके बारे में, ठीक है। तो यूपीएससी का एक प्रॉब्लम है कि एक ना क्वेश्चन पोर्ट्स पे देगा। ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोरकाई, पोम्पुराई, मुचिरी क्या है, तो आप सेफली पोर्ट मार के आगे बढ़ सकते हो। ये होगा गेसिंग टेक्निक, ठीक है। अगर आपको गेस नहीं करना तो फैक्चुअली आपको पता रहेगा तभी चलेगा। बेसिकली एंशिएंट पोर्ट्स है, संगम लिटरेचर के टाइम पे इन पोर्ट्स का वर्णन किया गया था संगम टेक्स्ट के अंदर, तो इसका आंसर बी है। अब देखिए संगम का इसके पहले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी संगम से है। इससे आपको समझ में आता है यूपीएससी का माइंडसेट कैसा है क्वेश्चन बनाते टाइम। You take a topic, make 1 or 2 relevant question, then move forward. 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which one of the following explains the practice of Vattakiruttal as mentioned in Sangam poems? अब देखिए पहले तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है? किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स। किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स अपने गुप्ता पीरियड में पढ़ते हैं। लर्नेड पर्सन्स असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, ये अपने अकबर के टाइम पे पढ़ते हैं। फिर यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, नो आइडिया। फिर a king defeated in the battle committing ritual suicide by starving himself to death। अब देखिए ये चीज ऐसा है ना जो आपने डेफिनेटली संगम लिटरेचर में पढ़ा होगा। संगम लिटरेचर में क्या हीरोइक कल्चर वाला कॉन्सेप्ट था। वहां पे जो हार जाते थे उनके लिए बड़ी बदनामी का विषय हो जाता था, वो लोग सुसाइड कर लेते थे। तो ये आपने सुना होगा संगम लिटरेचर के बारे में, वहां की सोसाइटी के बारे में जब पढ़ते अपने, दिस इज अ फैक्ट। तो इसलिए डी इज द आंसर। देखिए ऑप्शन पढ़ते ही क्लियर होगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। अगर संगम लिटरेचर आप हल्का सा भी पढ़ते हो, नॉट द लिटरेचर इटसेल्फ पर उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी। 4 डायनेस्टी का नाम दिया है, अपने को बताना हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज स्टैब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। अब अर्ली 8th सेंचुरी क्या हुआ? 750 के आसपास वाला हर्षवर्धन का टाइम पे। अब हर्षवर्धन के टाइम पे ना तो होयसाला थे ना गाधावाला थे, इसका तो पता नहीं श्योर, पर काकतिया तो बिल्कुल नहीं थे। तो 11th-12th सेंचुरी की बात है। यादवा भी उसके बाद 11th-12th सेंचुरी में लोग आए हुए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका नन ऑफ द आंसर है, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे कोई भी नाम सुना हुआ लग नहीं रहा है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मिडिवल पीरियड में लोग कोई नहीं था, ये लोग एंशिएंट और मिडिवल के ट्रांजिशन में कहीं भी नहीं था। दे वर इन द मिडिवल प्रॉपर्ली। तो इसका आंसर होगा डी। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं मीडियम कैटेगरी में डालूंगा। कई लोग को ऐसे बाई फैक्ट याद नहीं रहता तो उनका रॉन्ग हो सकता है। अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी वर्क्स के नाम दिए गए हैं और उनका ऑथर का नाम दिया गया है। आपको मैच द कॉलम करना, बेसिकली वैसा वाला बात है। फैक्चुअल सवाल, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन में गेस नहीं चलता, ये सब पता है तो पता, वरना मूव ऑन। ये मिलिंद पान्हा इज द मोस्ट कॉमन है, जो हम लोग सुना होगा नागा सेना ने लिखा। बट यूपीएससी पास्ट में क्वेश्चन में नागा सेना और नागार्जुन में डिफरेंस कर चुका है 1997 के क्वेश्चन में। तो इसको आप रॉन्ग मान के चलोगे क्योंकि यूपीएससी डिफरेंस कर चुका है। अगर पढ़ना नागार्जुना भी नागासेना का दूसरा नाम था तो वैसा राइट मान सकते हो, बट आइडियली यूपीएससी ने 1997 के क्वेश्चन में नागार्जुना और नागासेना को डिफरेंस कर चुका है, तो इसको रॉन्ग मान के चलेंगे। थर्ड इज रॉन्ग, इसीलिए अपना आंसर होगा बी, ओनली 2 इज राइट। ये 2 नंबर जो है हमीरा महाकाव्य जो नायचंद्र सूर्य ने लिखा था, और नीति वाक्य मित्र जो कि सोमदेव सूर्य ने लिखा था, ये दोनों करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा ओनली 2। नाउ 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects। अब देखिए ये आपको पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा धर्म है जो पत्थरों में भी जान समझता है। जैनिज्म, क्लियरली बात है, उन लोग समझते हैं भाई, देखिए कि जानवरों में तो जान होते ही है, पत्ते पौधों में भी जान होता है, इसलिए लोग बिना कपड़े के रहते हैं। समझ रहे हो? उन लोग उसमें भी लाइफ समझते हैं, धरती पे बैठते हैं, पूजा करके बैठते हैं। दिस इज द कोर आइडिया। तो जैनिज्म का आंसर है बी। 48 नंबर क्या बोल रहा है? Who among the following rulers of the Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? एक ही आदमी था, देवराया वन। ये तो आपको पता होगा, ये विरूपाक्षा और मल्लिकार्जुन तो बिल्कुल नहीं थे। तो आप ए और सी में कंफ्यूज हो गए, बट यू कैन टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेस ऑफ देवराया वन बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग लीडर। तो उनके टाइम पे मेजर डेवलपमेंट होने का चांसेस है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who among the following rulers of the medieval Gujarat surrendered Diu to the Portuguese? आपको पता है पोर्टुगीज 1534 में ले लिए थे भाई Diu और बसेन दोनों। किसके अंदर से लिए थे? बहादुर शाह के अंदर से लिए थे। सी इज द आंसर। फैक्चुअल सवाल है, आपको हो सकता है नहीं पता हो, पर अहमद शाह तो बिल्कुल नहीं होगा, यू कैन एलिमिनेट, क्योंकि ये तो कहाँ बाद में आते हैं भाई। और फिर
मोहम्मद शाह से आप कंफ्यूज कर सकते हो, पर मोहम्मद शाह तुगलक के नाम से रेफरेंस ले सकते हो, या फिर बहमनी एम्पायर में मोहम्मद शाह एक आते हैं, उनका रेफरेंस है, बट दे आर वेरी लेटर। तो बहादुर शाह सिम्स द मोस्ट एजुकेटेड आंसर, अगर आप एलिमिनेट करना भी चाहो, आपको कुछ नाम पते हैं तो। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप सोचिए, आप किसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दे रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या हो रहा है ये प्रोसेस? दिस प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का चरम सीमा है, आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बड़ा क्या बना दोगे इंडिया का? लिए मुश्किल है कुछ बनाना। तो ये तो चरम सीमा लग रहा है सेंट्रलाइजेशन का। तो ये आपको हल्का सेंस भी होगा ना, इस मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के साथ, तो आप इसका आंसर डी लगा दोगे। एक तो वो लॉजिक हो गया। एक आप ये भी समझ सकते हो कि यार राजा राममोहन के बाद ही कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, तो भी ईयर से भी आप गेस लगा सकते हो, 1833। फिर इंडिया एक्ट तो 1783 के आसपास हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1781 के आसपास हुआ था। तो ये सब आपको पता है कि हाँ, चार्टर एक्ट जो है बाद में हुआ था, और इसी टाइम पे हुआ था लगभग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, 50 इज द 50 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन है 51। 51 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें जननी सुरक्षा योजना स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे हैं। कुछ फैक्ट्स गिवन, हमें मैच करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंपल सी बात है। तो जननी सुरक्षा योजना नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी सुरक्षा का बात चल रहा है, क्योंकि जननी तो प्रेग्नेंट मदर हो गई, सुरक्षा माने उनकी सुरक्षा, और योजना माने स्कीम, उनका बात चल रहा है। सिंपल सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करके समझ में आ जाना चाहिए हमें। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये आपको सभी को पता है कि ये जो है सेंट्रल स्कीम है, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का तो कोई इंटरवेंशन नहीं है इसमें, तो ये बात गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल सही बात, उन्हीं उन्हीं को हेल्प ज्यादा चाहिए होगा ना। जो वेल ऑफ है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना खर्चा कर सकते हैं। स्ट्रगल किसको है, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को मेन स्ट्रगल है, तो उनको हेल्प करने के लिए दिस होल इनिशिएटिव इज टेकन केयर ऑफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल सही बात है, ये इसी का एक्सटेंशन है। जो उनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उनको हॉस्पिटल बच्चा पैदा करने का कॉस्ट ना लगे, हॉस्पिटल तक उनको सेफली पहुंचाया जा सके, ये पूरा इंश्योर करने के लिए ही आशा जो वर्कर होती है उनको इन्वॉल्व किया गया इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो ये जो प्रोविजन है ना, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना का पार्ट, इस जननी सुरक्षा योजना का सिर्फ पार्ट नहीं है, जननी शिशु सुरक्षा योजना का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअल स्टेटमेंट थोड़ा लगेगा, पर पढ़ के भी आप गेस मार सकते हो, बिकॉज जैसे हमने क्लियरली बात कर लिया स्कीम का मतलब क्या है, यू कैन टेक अ गेस। सिंस ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। तो एक और स्कीम का बात चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। इसके अंदर 6x6 वाला स्ट्रेटेजी भी आता है, जिसमें बेसिकली एनीमिया का मतलब क्या होता है, किसी वुमेन के बॉडी में खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, तो आयरन उनको दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट्स, ताकि उनकी कमी पूरी की जा सके। तो अब यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब देखिए, एडोलेसेंट प्रेग्नेंट वुमेन वाला बात सही है, पर एक कैल्शियम नहीं आयरन होगा, जैसे मैंने बात किया। एनीमिया का मतलब भी होता है आपके में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको आयरन देके, आयरन सप्लीमेंट्स देके उस कमी को मैच किया जाता है। अब सेकंड क्या है, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया, ये वाला बात बिल्कुल सही है सेकंड नंबर। क्यों? अब देखिए, अगर डिले किया जाएगा तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉर्ड है, उससे जो न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है वो कुछ और समय के लिए मिलेगा। तो चाइल्ड के बचपन से ही उसके अंदर न्यूट्रिशन और हेमोग्लोबिन खून की कमी नहीं होगी। इससे बेनिफिट देखा गया रिसर्च के दौरान, तो इसलिए प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट किया गया इसके अंदर। ये बात सच है, फैक्चुअल जानकारी है। अगर आपको ये साइंस समझ में नहीं आता जो इसमें एक्सप्लेन किया गया, तो आपके लिए फैक्ट है ये। फैक्ट होने के कारण आपको याद होना पड़ेगा। अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डिवर्मिंग टू चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स। ये सही बात है, फैक्चुअल जानकारी है। वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिन ओपैथीज एंड फ्लोरोसिस। बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट लग रहा है। आप समझिए, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया है, उसको भी सॉल्व करने ट्राई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम एनीमिया मुक्त स्ट्रेटेजी का बात कर रहे हैं। ये तो नहीं लिखा न्यूट्रिशनल एनीमिया, तो एनीमिया मुक्त करने के लिए तो होलिस्टिक एनीमिया मुक्त करेंगे, तो उसमें नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी एड्रेस किया जाएगा लॉजिकली। तो दिस इज राइट। तो फोर्थ वाज द इजीएस्ट स्टेटमेंट टू कट आउट, फर्स्ट वाज द इजीएस्ट स्टेटमेंट टू कट आउट। अब सेकंड और थर्ड में आपको डाउट पैदा हो सकता है, जिसमें आप सेकंड तो थोड़ा गेस कर सकते हो, थर्ड वाज डिफिकल्ट। आइडियली ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों राइट है, आंसर इज 3। तो मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो आप सोच भी सकते हो, बट
ओवरऑल थोड़ा सा फैक्चुअल साइड में आंसर था, इसलिए इसको मीडियम मानूंगा मैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कार्बन फाइबर्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स में इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन फाइबर्स माने ऐसे फाइबर जिसमें 90% ज्यादा कार्बन हो, उनको कार्बन फाइबर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इनमें क्या बहुत सारा स्ट्रेंथ होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और ये अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। इस कारण से ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। और फिर इसमें सेकंड बात क्या दिया है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। ये बात गलत है। अब कार्बन फाइबर जितना स्ट्रेंथ वाला मैटर है, कोरोजन हो नहीं रहा है, तो आप सोचिए ना, जो कोरोड नहीं हो पा रहा है वैसा मटेरियल तो दुनिया में लोगों को चाहिए। तो अगर वो डंप भी किया जा रहा है और उसका मटेरियल जिससे वो बना है वो काम दोबारा आएगा, तो इसीलिए कार्बन फाइबर जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, आंसर इज ए। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बता रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन। कुछ एक्शन दिए गए हैं, तो बताया इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर इज रिक्वायर्ड। अब देखिए साइंस एंड टेक का थोड़ा सवाल है लॉजिकली। एक्सेलरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सबको पता क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी बाई टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का बात जहां हो रहा है, जहां भी आपको लगता है एक्सेलरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वाइब्रेशन और चेंज फ्रीक्वेंसी को, चेंज इन वेलोसिटी को मेजर कर सकता है, तो ऐसा जहां भी यूज आ रहा है वो सारे डिवाइस वहां पे प्लेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट केस क्या बता रहा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक्सेलरोमीटर यूज किया जाता है क्योंकि जैसे कार क्रैश करता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन चेंजेस आता है। इस वाइब्रेशन चेंज को देखते हुए एक्सेलरोमीटर एक्टिव हो जाता है और एयरबैग को इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये बिल्कुल इसमें एक्सेलरोमीटर का यूज है। बताइए क्यों? क्योंकि अब फ्री फॉल किसके अंदर होता है, जी के अंदर होता है। जी इज व्हाट, ग्रेविटी, ग्रेविटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो कॉमन सेंस का बात है, इसमें तो जी क्लियरली दिख रहा है, ये तो मोस्ट इजी स्टेटमेंट था। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब जैसे आपका फोन ऐसे है, आप हल्का सा उसको ऐसे घुमाते हो, हॉरिजॉन्टल मोड में करते हो तो स्क्रीन घूम जाता है ना। क्यों घूम जाता है? वो किस कारण से हो रहा है? वो एक्सेलरोमीटर के कारण से हो रहा है। वो एक्सेलरोमीटर वाइब्रेशन चेंजेस पकड़ लेता है। और ग्रेविटी आप देखिए, आपका वर्टिकल है तो सेंटर ग्रेविटी यहाँ पे है, टर्न करोगे सेंटर ग्रेविटी वहीं रहेगा, पर देयर विल बी चेंज इन द मास, क्योंकि आपका हाइट चेंज हो गया। तो एक्सेलरोमीटर का यहाँ पे भी यूज आएगा। इस कारण से अगर आप फिजिक्स समझ पा रहे हो तो आपको ये ऑप्शन पूरा क्लियरली समझ में आएगा जैसे मैंने समझाया है। अदरवाइज आप सोच के भी हल्का विजुअलाइज कर सकते हो। 54 का आंसर है ऑल थ्री, सी इज द आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बता रहा है, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये इतना तूफानी नाम कभी सुना आपने शायद नहीं होगा, पर आप इंग्लिश का मतलब समझ के देखोगे कि बायोफिल्टर्स का मतलब क्या होता है। रिसर्कुलेटिंग मतलब दोबारा किसी चीज को रिसर्कुलेट करना, एक्वाकल्चर माने फिशेस सिस्टम का बात चल रहा है। तो अब अपने को स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बता रहा है, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट रिमूविंग अनइटन फिश फीड। लॉजिकली सही लग रहा है। अब हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं कोई चीज को, ठीक है ना, तो हम चाहेंगे ना उसमें से गंदगी निकल जाए। बायोफिल्टर का रोल इसमें क्या लग रहा है आपको, कि पॉल्यूशन को हटाना, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट को हटाना। तो ये एक पॉल्यूशन है। अनइटन फिश फीड जो है वो तो उसको डंप करना जरूरी है ना, तो ये राइट हो गया। सेकंड क्या है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट एमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। लॉजिकली राइट, बिकॉज एमोनिया इज पॉइजनस। अमोनिया जो है एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो कि न्यूट्रिशनल यूज में काम आ सकता है शायद चाहे तो इज ऑल्सो राइट। थर्ड क्या है, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश फिल्टर। अब देखिए फास्फोरस अगर बढ़ गया, ये मोस्ट रिएक्टिव चीज है, तो ये तो भाई रिस्की चीज है, ये तो हैजर्डस है एनिमल्स और ह्यूमन के लिए भी। तो इस कारण से फास्फोरस अगर बढ़ा रहा है तो वो तो नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीज कैसे हुआ? बायोफिल्टर तो पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए थर्ड इज रॉन्ग। इसका आंसर है बी, ओनली टू इज राइट। देखिए मैंने कितना लॉजिकली सॉल्व किया, मेरे को इसका फैक्ट नहीं पता था, बस मैंने लॉजिक से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो साइंस एंड टेक इफ यू अंडरस्टैंड सम टर्म्स। साइंस एंड टेक में अगर लॉजिक सॉल्व करना है तो कुछ चीजों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए चीजें पॉजिटिव फंक्शन की है, नेगेटिव फंक्शन की है, तो इट विल हेल्प यू। चैप्टर नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस का बात चल रहा है, उनका मतलब पूछा है। सिंपल सी बात है, तीन शब्द दिया है, आपको बताना कितने सही है कितने गलत है। अब पहले देखिए नेबुला, मोस्ट पॉपुलर वर्ड, गली गली के लोगों को पता होता है, साइंस एंड टेक जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्पेस हल्का सा भी पढ़ते हैं जो, नेबुला डायरेक्टली समझ जाते हैं। नेबुला मतलब क्या है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। इसका मतलब ये तो यहाँ पे हो गया, अब ये यहाँ पे होगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दो तो एटलीस्ट रॉन्ग हुई है। आपको पल्सर्स नहीं भी पता तो भी आपको पता है कि इसका आंसर या तो ओनली वन होगा या नन होगा। 50% गेस लेके आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपको दोनों में से एक भी चुनना है तो। और आपको अगर पल्सर्स भी पता है, आपको पता होगा न्यूट्रन स्टार्स, जो रोटेटिंग न्यूट्रन स्टार्स है उनको पल्सर्स बोला जाता है, तो आप समझ जाओगे सही स्टेटमेंट है, आंसर इज ओनली वन करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम।
इंडिया के पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंडिया का सिस्टम का नाम है नाविक नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक, या फिर उसको ये भी बोलते हैं IRNSS, ये उसका अदर नेम है। हम लोग के 7 कॉन्स्टिलेशन है, 3 जियो स्टेशनरी पे है और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस पे है। ये 7 सैटेलाइट्स हमारे घूम रहे हैं एनी टाइम, इंडिया को नेविगेशन दे रहे हैं। वैसे और कौन सी कंट्री के पास है? अब देखिए, इंडिया के पास है तो इतना तो मान लीजिए यूएस के पास हो गई और फिर चाइना के पास हो गई, क्योंकि चाइना सब ट्राई कर रहा होगा। गेस मार के चल सकते हो आप, चाइना हम लोग के स्पेस में भी काफी आगे चल रहा है, ठीक है। अब यूएस के पास है तो रशिया के पास होगा, क्योंकि दोनों पुराने दुश्मन है, तो इसके पास है तो इसके पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद यूरोपियन यूनियन या यूरोप में कोई ना कोई कंट्री तो ऐसा होगा जो यूएस का चार चटके इसको बना लिया होगा अपने स्टाइल से। तो ये 4-5 देश ऐसे होते हैं जिनके बारे टेक्नोलॉजी संभावना है ज्यादा होने का। अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये तो क्या आपका जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग से आपने गेस कर लिया, जो कि सही है। वैसे मैं फैक्चुअली बता दे रहा हूँ आपको, पर एक तरीका है सोचने का, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, कनाडा का पता नहीं, इजराइल का पता नहीं, जापान का सबको पता होगा QZSS कुछ है जापान के पास, ये उसका रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। और इनफैक्ट इंडिया और जापान 2 ही कंट्री के पास रीजनल नेविगेशन है, बाकी यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएस और चाइना के पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे साइंस इंडिया का वेरी इजी फैक्ट, सिंस हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, इसलिए न्यूज में हमेशा रहता है। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स या फिर फैक्चुअल की तरफ उसको याद रख सकते हो। आंसर इज डी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया, 2 स्टेटमेंट है, आपको बोला कितना सही है कितना गलत है, बताइए। अब देखिए पढ़िए, बड़ा मजेदार सवाल है ये। मैंने सवाल मैं तो बड़े अच्छे से कर पाया क्योंकि मेरा फंडामेंटल्स क्लियर है। ये वैसा फंडामेंटल सवाल है। क्या बोला है? बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। अब ये इतना बेसिक सवाल है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस कब आता है? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? इसका मतलब उसको एक बार लॉन्च किया फिर वो सीधा जाके अपने टारगेट पे प्रिसाइसली एम करके खत्म कर देगा। क्रूज मिसाइल क्या होता है? एक ऐसा मिसाइल जिसको आपने लॉन्च किया पर अपने फुल पूरे पाथ में कंट्रोल किया, डायरेक्शन डायरेक्ट किया, उसे गाइड किया। आप बताइए इस क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में से इसके अंदर वन टाइम रॉकेट पावर जरूरत पड़ सकता है? लॉजिकली बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इसको एक बार ही मारना हमें। और क्रूज मिसाइल को तो पूरा कंट्रोल करना है ना, तो हमें थ्रू आउट उसमें सबसोनिक स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए ये उल्टा दे दिया है। क्रूज मिसाइल का बैलिस्टिक में लिख दिया, बैलिस्टिक का क्रूज में लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए कितना फंडामेंटल स्टेटमेंट था। बस इतना सब सोच लो एग्जाम में तो मजा आ जाए। फिर अग्नि 5 का बात चल रहा है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, while ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कितना बड़ा मजाक चल रहा है बताइए, फिर इसमें उल्टा लिख दिया है, ये भी रॉन्ग है। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसका अप टू 5500 किलोमीटर उसका रेंज है, समझ रहे हो, इंटरकॉन्टिनेंटल है। अग्नि 5 इज इंटरकॉन्टिनेंटल, ये तो मीडियम रेंज तो हुआ नहीं, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बाकी कुछ नहीं भी पता तो खाली अग्नि 5 का नहीं पता होता था तो भी आप ये सवाल इजीली कर लेते। इसका आंसर है 2 इज रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2 इज राइट। अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। अब देखिए मर्करी मीनामार्टा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है मर्करी एक बहुत पॉपुलर पॉल्यूटेंट है, इससे क्वेश्चन बनना चांसेस हाई रहता है। आपको हल्का सेंस होना चाहिए मर्क्यूरी पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था पर इसलिए इजी टू मीडियम मैं मानूंगा इसको। अब क्या दिया है, मर्करी पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जेनरिक स्टेटमेंट दिया है, इज द सोर्स बोला है। अगर बोल देता इज द मेजर सोर्स या फिर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स तो आपको क्वेश्चन आता, पर इज द सोर्स दिया तो हाँ चलो, अगर नहीं पता तो कुछ तो निकलता होगा मरकरी उससे, क्योंकि कोल में तो निकलता है, सभी को पता है। अगला स्टेटमेंट वही दिया है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज अ कॉज ऑफ मर्करी पॉल्यूशन, सबको पता है कि कोल के अंदर मर्करी बहुत हाई मात्रा में पाई जाती है, अच्छा कंसंट्रेशन में मिलता है मेरा मतलब है। तो जब थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो मर्करी पॉल्यूशन, मर्करी काफी एज अ ऐश के अंदर जो काफी निकलता है मर्करी, और वो मेजर पॉल्यूशन कॉज करता है कोल के अंदर। तो गोल्ड में भी कुछ ना कुछ निकलता है, ऐसा गेस ले सकते हो क्योंकि जनरिक स्टेटमेंट दिया है, फैक्चुअल एकदम स्पेसिफिक नहीं हुआ है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है लॉजिकली। अगर आपको पता है तो पता है, वरना लॉजिकली भी ऐसा सोच सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, बिल्कुल सही बात है। मरकरी ऐसा चीज हमें समझ में नहीं आ पाया आज तक कभी कि उसका कोई सेफ लेवल है, कितना कंसेंट्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं लोग, और किसी को ट्राई करने का मन भी नहीं है बिकॉज वेरी डेंजरस, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑल 3 इज द राइट आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन का बात कर रहा है। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल ऑफ इंटरनल कंबशन, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन किया जा सकता है, हाइड्रोजन जो है काफी इन्फ्लेमेबल है आपस में, उसको इन्फ्लेम किया जा सकता है, इसलिए इंटरनल कंबशन में उसे डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। इसको खुद अकेला तो यूज किया जा ही सकता है, प्लस नेचुरल गैस के संग भी इसको यूज किया जा सकता है, और ये इसको कंबशन में यूज किया जा सकता है ताकि हीट और पावर जनरेट कर सके। जैसे मेनली हम लोग पावर प्लांट्स में प्लान करें इसको यूज करने का,
अभी रिसेंटली एनटीपीसी ने भी इसका इनॉग्रेशन किया, ट्रायल मारा है इसका। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। उसके बाद हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का फंडा स्टार्ट किए थे सोचना, क्योंकि वो हेल्प कर सकता है काफी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है, आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर है, तीनों सही है, ऑल थ्री इज राइट आंसर। अब देखिए इसमें तो करंट अफेयर्स भी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे देखिए मैंने कितना फास्ट समझते हुए आपको समझा दिया, और हो सकता है आप सबके लिए इतना इजी ना हो, आप सबके लिए जो जो मैंने बोला सब नया हो। तो करंट अफेयर्स और प्लस फंडामेंटल्स, साइंस एंड टेक में अब यूपीएससी जो है जनरिक क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है कि आप डी मार के भाग जाओ, ये आप क्लियरली देख लीजिए। इस बार साइंस एंड टेक में अच्छा गेम खेला, लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे खेला। क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का है। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा है। बोला कि इनमें से कौन सा कंट्रीज जो है वो यूक्रेन के संग लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देखिए फैक्चुअल सवाल है, वैसे तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, पर यूक्रेन डिस्पाइट वहाँ पे वॉर चल रहा है, हम लोग बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करने बहुत खराब है, क्योंकि विचित्र विचित्र यूरोप में कंट्रीज का नाम है, कैसे याद रहेगा, इतना सारा कंट्रीज है। तो ऐसे मैं इसको मीडियम मानूंगा इस क्वेश्चन को। वैसे आंसर क्या है, आंसर इज हंगरी एंड रोमानिया अमंग द गिवन ऑप्शंस आर द ओनली टू लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। एक्चुअल सवाल है, समझने का ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आपको पता है तो पता है। सबसे लॉजिकल एलिमिनेशन आप लैटविया और लिथुआनिया कर सकते हैं, ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, पर ये यूक्रेन के आसपास कहीं भी नहीं आता। और चेक रिपब्लिक, बल्गेरिया में आपको कंफ्यूजन रहेगा, बाकी एलिमिनेशन का तो हंगरी और रोमानिया आप गेस कर सकते हो। वैसे अगर मैप में देखा जाए तो यूक्रेन का मैप वैसे बहुत घटिया बनाया मैंने, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए ऐसा यूक्रेन का मैप होता है, ये सा। तो यूक्रेन के मैप में आप जैसे देख रहे हो ऊपर यहाँ पे मोल्डोवा होता है, ये मोल्डोवा वाला पार्ट है। नीचे ब्लैक सी है, सी हो जाओ पड़ेगा। इस साइड रशिया, पूरा ईस्टर्न पार्ट रशिया छेक के रखा है। नीचे क्रीमियन पेनिनसुला है, उसके ऊपर यहाँ पे बेलारस है, ये बेल माने बेलारस। यहाँ पे पोलैंड है, इस वाले पार्ट में ऊपर के पार्ट में हंगरी है, फिर नीचे के पार्ट में स्लोवाकिया है। इस हिसाब से आंसर होगा हंगरी और रोमानिया ओनली। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा है। देखिए इंसुलेशन, सनलाइट जो होता है, इंफ्रारेड रेस क्या होता है, यूवी रेस क्या होता है, वैसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे सवाल बना है। क्या बोल रहा है देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। देखिए भले आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो, और आपको इतना पता 10 टाइम्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ का जो मूवमेंट है सन के अराउंड, जो रिवॉल्यूशन अर्थ करता है ऐसे ऐसे करके, तभी हम लोग सन के एकदम क्लोज भी अगर आ जाते हैं, सन से एकदम दूर भी चल जाते हैं, तो भी अर्थ का इंक्लिनेशन 23 डिग्री है। 23 डिग्री इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि सनलाइट अगर यहाँ से ऐसे पड़ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पोल्स पे बिल्कुल लाइट ही नहीं पड़ रहा है, ये तो नहीं है। लाइट पड़ रहा है पर थोड़ी कम मात्रा में पड़ रहा है। अगर यही इंक्लिनेशन आपका समझ लीजिए 45 डिग्री होता, तो ये इस रेंज में आ सकता था, पर अभी 23 डिग्री है, इस कारण से फैक्चुअली देखा जाए तो 5x है, बट नॉट 10 टाइम्स। तो दिस इज रॉन्ग क्लियरली। अब बी नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। कितना बकवास लग रहा है। अब जो सनलाइट अपने को पड़ता है, अपने को पता है मैक्सिमम यूवी रेज आता है उसके अंदर, तो 2/3 इंसुलेशन तो ना पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए, बी जैसे ही रॉन्ग। अब इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। देखिए लॉजिकल लग रहा है, क्यों, क्योंकि अपने को पता है लोअर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो होता है प्लस जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैक्सिमम लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। तो ये वाला करेक्ट है, पहली बात। और अपने को ये भी पता है कि सन जो है इंफ्रारेड वेव्स में आता है, शॉर्ट वेव्स में आता है, और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है इस चीज को, तो अपने इसको मान सकते हैं सही है। अगर नहीं पता डाउट रखिए, अगला स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये तो क्लास 7 के बच्चों को भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक विजिबल रीजन होता है, उसके एक साइड इंफ्रारेड होता है, एक साइड अल्ट्रावायलेट होता है, तो विजिबल में तो नहीं आता है, तो क्लियरली रॉन्ग है। तो बस 3 आपने रॉन्ग कर दिया, और सी वाला श्योर नहीं भी है तो भी सही है, क्योंकि बाकी 3 तो रॉन्ग हो गए। तो 62 का आंसर जो है वो है सी। इस क्वेश्चन को मीडियम मानूंगा मैं, इजी टू मीडियम, थोड़ा लिटिल ऑन द मीडियम साइड, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 स्टेटमेंट दिया, वही 4 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए इतना बेसिक चीज हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है, वहाँ पे सॉइल जो है उसमें से न्यूट्रिएंट पानी के संग बह जाता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट कैसे ज्यादा हो सकता है, तो लॉजिकल बात है, इज क्लियरली रॉन्ग। वन इज क्लियरली रॉन्ग, इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट इन विच वन इज इनकरेक्ट इज ऑप्शन डी। बाकी चेक ही नहीं करना हम लोग को, ये स्टेटमेंट आपको पता है नहीं पता से कोई मतलब ही नहीं है, और दिस इज द होल आइडिया। इससे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट,
हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ये वाला बात सही है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है। और नहीं भी आता तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी दो स्टेटमेंट है, वही कहानी देखते क्या है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। देखिए क्या होता है, आपने सब कोई जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खासकर ये चीज देखने मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लैंड एरियाज है, बगल में ओशियन है। अपने को सबको पता है, अगर ये फैक्ट अपने जानते भी नहीं है तो आप सिंपल सोच के भी समझ सकते हो कि जब धूप पड़ता है, धूप जब पड़ रहा है तो अपने को पता है जमीन ज्यादा जल्दी गर्म होता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो ये जो चीज हो रहा है इसका कोर कारण स्टेटमेंट 2 में गिवन है, जो सही बात है, साइंटिफिक रीजन कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब सिंस वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसको ज्यादा हीट लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने में, और लैंड को कम हीट लगेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसका कारण डेंसिटी से आता है, बट वो अभी समझने लायक मैटर नहीं है, बस जानने लायक मैटर है। सिंस स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा है तो उसको मोर हीट लगेगा गर्म होने के लिए, और लैंड को कम लगेगा। इस कारण से लैंड एरिया जो होता है वाटर से बहुत ही फास्ट गर्म हो जाता है। यही कारण भी है कि जब रात हो जाता है, चंदा मामा निकल जाते हैं, तो लैंड जो है फास्ट ठंडा हो जाता है और वाटर को ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वाटर को ज्यादा स्पेसिफिक हीट रिलीज करना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। तो यही होल आइडिया है जिसके कारण लैंड ओशियन में टेम्परेचर डिफरेंस बना रहता है, और खासकर समर मंथ में कॉन्टिनेंट्स में ये डेल्टा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जानने लायक बात है, ये ट्रू है, और यही इसका करेक्ट रीजन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। एकदम सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स में आता है ये। हम लोग ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग के 7 8 9 में फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट बनता है, बट ज्योग्राफी में ये फंडामेंटल है अभी के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन जो है, अर्थक्वेक होता है उसके कई सारे वेव्स होते हैं, पी वेव, एस वेव्स, फिर सरफेस वेव कुछ कुछ होते हैं, रेलिंग वेव और लव वेव। तो यहाँ पे पी और एस के संबंध में सवाल पूछा है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। बिल्कुल सही बात, अभी तो उसको प्राइमरी वेव बोला जाता है क्योंकि पहले पहुंच जाता है वो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन, whereas in the S waves the particle vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation। बिल्कुल सही बात है, पी वेव में जो पार्टिकल होते हैं ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर किया तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ये पी वेव ऐसे ऐसे मूव करता रहता है वेव के मोशन में। एस वेव क्या होता है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, एस वेव ऐसे ऐसे मोशन करता है अप एंड डाउन, ये अगला पार्टिकल ऐसे मोशन करता है, ये अगला पार्टिकल ऐसे मोशन करता है। तो वेव ऐसे मूव कर रहा है और एस वेव जो है ऐसे ऐसे मूव करता है, पी वेव ऐसे ऐसे मूव करता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ये समझना कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो फैक्चुअली करेक्ट। तो बी, इसका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कोल बेस्ड के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहा है, कोल काफी क्वेश्चन में है इन जनरल कि हम लोग कोल यूज करें कि नहीं करें, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ रहा है। और देखिए उसमें भी वाटर का सवाल पूछा है, क्योंकि कोल प्लांट जो है वाटर बहुत ज्यादा चूस लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कोल में हम लोग सी वाटर जनरली यूज नहीं करते, ठीक है, पर इसका मतलब क्या नन ऑफ देम, तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो देखिए एलिमिनेशन से इसको रॉन्ग मान के चलेंगे अगर नहीं पता तो, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब जहां पे पानी की कमी है वहां पे सेटअप नहीं किया गया। अब देखिए ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि एक भी कोल प्लांट जो है वहां पे ऐसा जगह सेटअप नहीं किया गया जहां वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है रॉन्ग हो। तो एलिमिनेशन के लॉजिक से इसको भी एक्सट्रीम की तरह रॉन्ग मान के चलेंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ये तो क्लियर लग रहा है रॉन्ग होगा, मतलब कि ऐसा कैसे मान ले, मतलब कोई भी कोल जो है प्राइवेटली ओन्ड नहीं हो। इसका तो एग्जांपल भी आपको बहुत सारे भतेरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रीम है और क्लियरली दिख रहा है, तो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो 3 भी रॉन्ग है। इसलिए तीनों रॉन्ग है, डी आंसर। ये तब के केस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और लग रहा है आपको आता हल्का 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 फील है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप इससे बेसिक एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करके आंसर डी निकाल सकते हो, जो कि सही है। अब 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वोल्बाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर ए आप देख ही लिए होंगे, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय द मॉस्किटोस। अब वोल्बाचिया की एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कई सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, तो इस इंसेक्ट्स का यूज करके हम लोग वायरल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। डिटेल आप लोग गूगल कर सकते हो वोल्बाचिया मेथड क्या होता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कि एक तरह का बैक्टीरिया जो इंसेक्ट्स में 60% से ज्यादा इंसेक्ट में पाया जाता है, तो इज द फैक्ट।
तो ये मीडियम क्वेश्चन हुआ क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड है, किसी ने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है तो उसको ये पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। ये कुछ एक्टिविटीज बता रहे हैं। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम। थर्ड बता रहा है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबेंडेंड सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। अब इसमें क्या पूछा देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। देखिए आपको पता है कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि कार्बन जो है कम से कम रिलीज हो, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। सिंपल आइडिया ये है। तो इनमें से कौन कौन से टेक्निक से कार्बन हम लोग सिक्वेस्टर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड? तो एक्चुअल में तीनों मेथड एप्लीकेबल है। आंसर इज सी, ऑल थ्री। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। फैक्चुअल इसलिए क्योंकि ये सब का नाम आपने कभी नहीं सुना तो आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। और आप सिंपल इंग्लिश पढ़ के अगर समझने का ट्राई करोगे, फार्म लैंड पे अपने बेसाल्ट रॉक बिछा दिया तो कार्बन कैप्चर कर लेगा। सिमिलरली आपने ओशंस है, अगर आपने इतना ये नहीं समझ में आया तो ये भी समझ सकते हो कि ओशन में जब कार्बन कैप्चर होता है तो ओशन एसिडिक हो जाता है। तो पहले से अगर अल्कलाइन डाल के रखें और एसिडिटी कार्बन की वजह से आ जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ओशन, जो कि ओशन के लिए बेटर है। तो दिस इज ऑल्सो लॉजिकली सीम्स राइट। वैसे आप सोच सकते हो। थर्ड तो क्लियरली राइट दिख ही रहा है। तो एक तरीका वो सोचने का है। बट यही आपको देखिए यूपीएससी में मैं देख रहा हूँ ना आजकल क्वेश्चंस ऐसे है ना, उसको पूरा स्टेटमेंट को रीड करके आपको मतलब इंटरनलाइज करना पड़ेगा, तब अपना लॉजिक आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको फैक्ट्स याद है तो याद है, वरना आपके लिए रट्टा वाला पेपर हो जाएगा, आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एरियल मेटाजीनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बिल्कुल यही आंसर है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। देखिए एरियल से समझ में आ रहा है एयर का कोई ना कोई रूल है, हवा से कुछ कर रहे हैं। मेटाजीनोमिक्स का मतलब है जेनेटिक एनालिसिस करना, जीनोम्स का जो एनवायरनमेंट में कलेक्ट किया गया सैंपल के द्वारा, उसका मतलब ये है। अभी कौन सा एनवायरनमेंट? एरियल एनवायरनमेंट। इस तरफ से ए जो है मोस्ट सुटेबल आंसर। अगर आप खाली इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझ लो इसका मतलब क्या होता है तो भी आप ए आंसर निकाल सकते हो। आंसर इज ए। बट अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपको वर्ड समझने में दिक्कत आ रहा है तो आपको फैक्चुअली अगर करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है तो इसको आंसर कर पाओगे। अदरवाइज यू शुड स्किप सच क्वेश्चन, बट आइडियली इट इज इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, इसको हर बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए। ए इज द आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है वही कई लोगों को नहीं पता। माइक्रो सैटेलाइट्स का डीएनए में मतलब है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। एक टर्म होता है जिसको माइक्रो सैटेलाइट्स ही बोलते हैं। एक तरह के बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। अब इनको क्या है 1 से लेकर 6 तक या अधिक नंबर में लगाया जाता है एक साथ कंटिन्यू रिपीटेड फॉर्म में एक पर्टिकुलर जीनोमिक लोकेशन पे। समझ लिए एक लोकेशन है यहाँ पे, इसको इस तरह प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? एक फैमिली में डीएनए पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, या कोई क्रिमिनल प्रोफाइलिंग बनाना है। बेसिकली समझ लीजिए डीएनए प्रोफाइलिंग के इसका की यूज है। तो ये हेल्प करता है समझने में किसी इंसान के डीएनए को, उसके इनहेरिटेंस को, उसके फैमिली को, उसके आइडेंटिटी को। दिस इज द कोर पर्पस। आप समझ लिए जीन का एप्लीकेशन, जीनोमिक्स का एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर सवाल था। सीम्स डिफिकल्ट जिस तरह से पूछा गया, बट इट्स इजी टू मीडियम क्वेश्चन। इसका आंसर है ए। देखिए साइंस एंड टेक का मिक्स सवाल था। ऐसा आप देखो आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, जिनमें ज्यादा लॉजिक भी बैठ सकता है, ठीक है ना। कुछ कुछ टर्म्स मतलब या इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है 71। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट, अपने को बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। सिंपल सी बात है। पहला बोला अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। आपको पता होगा 2020 में क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें इतना तो श्योर है कि ये इन्वेस्टमेंट कुछ 50 करोड़ के आसपास का बात था मीडियम एंटरप्राइज में, 15 से 25 करोड़ तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या है? ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई एंटरप्राइज क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए ऑल वर्ड इज एक्सट्रीम वर्ड। अगर आपको नहीं पता तो आप लॉजिकल एलिमिनेशन से इसको रॉन्ग मान सकते हो। आंसर डी होगा, जो कि सही है। बट अगर आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरियाज है जिनके अकॉर्डिंग कुछ एमएसएमई के लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इज द फैक्ट। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। 71 का आंसर है डी। थोड़ा सा फैक्चुअल साइड में है, थोड़ा सा करंट अफेयर साइड में है, तो इसको मीडियम मानूंगा मैं क्वेश्चन को। अब 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी कि सीबीडीसी, जिसको हम लोग ई रूपी भी कहते हैं, उसके ऊपर सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल सही। ये आरबीआई का इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इसमें हम लोग ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और बिना स्विफ्ट और यूएस डॉलर को यूज किए हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? A digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as time frame for spending। अब देखिए मेन स्टेटमेंट क्या है? A digital currency can be distributed with a condition programmed into it। ये वाला बात सही है। अब किस टाइप के कंडीशन हो सकते हैं?
टाइम फ्रेम हो सकता है, या फिर हम लोग कोई पर्टिकुलर पेमेंट्स के स्कीम भी बना सकते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल करेंसी है। बेसिकली एक नंबर है जो डिजिटली चेंज होगा, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दैट इज ट्रू, यही टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। 72 का आंसर होगा सी। अब देखिए, ये क्वेश्चन है सीबीडीसी के ऊपर, जो करंट अफेयर से बहुत ही फ्रिक्वेंटली था, तो उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बनना लाजमी था। बट आई एग्री, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग इस टाइप का चीज सोच नहीं पाते। सो इट्स अ मीडियम क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू। अब बीटा जो है बेसिकली वोलेटिलिटी को दिखाता है, स्टॉक का, शेयर मार्केट के बारे में। ये करंट अफेयर्स में थोड़ा न्यूज था, वोलेटिलिटी के ऊपर बीटा टर्म को रेफर किया गया था। आंसर इज डी। फैक्चुअल सवाल, करंट अफेयर्स बेस्ड। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपके लिए इजी है, वरना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट इज अ मीडियम। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ये बात गलत है। ये बांग्लादेश में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ग्रामीण बैंक वहां का स्टार्ट की थी। उसके बाद इंडिया में नाबार्ड ने स्टार्ट किया अराउंड 1970s या 80s के आसपास, आई थिंक 1980s के आसपास। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। यही तो आइडिया पर एसएचजी का, जो भी माइक्रो क्रेडिट लिया जा रहा है वो एसएचजी एज यूनिट लिया जा रहा है, फिर एसएचजी इंटरनली लोन प्रोवाइड करती है एट स्मॉल वेरी लेस इंटरेस्ट रेट। इसलिए पूरा मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होता है एसएचजी में लोन लेने के बाद। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। यस, दिस इज द आइडिया। गवर्नमेंट के जितने भी बैंक्स है, मेनली रीजनल रूरल बैंक्स और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होती हैं, वो एसएचजीज को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत। जितना भी आजीविका का स्कीम है जो राजस्थान में चलता है, वैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो भी एसएचजीज बनाई जाती है, उनको मेनली यही दो बैंकें सपोर्ट करती है। थर्ड इज राइट, आंसर इज बी। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हूँ, मुझे डायरेक्टली इस चीज का अवेयरनेस है, पर हो सकता है आपको अवेयरनेस ना हो। बट फर्स्ट को आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हो इफ यू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड आप ऑब्वियसली करेक्ट कर सकते हो। थर्ड में आपको थोड़ा चैलेंज आ सकता है, तो थर्ड में चैलेंज आने के लिए यू विल ऑब्वियसली बी श्योर कि आंसर बी या सी में से एक होगा, तो आप एक गेस लेके आगे बढ़ सकते हो। दैट विल बी सेफ ऑप्शन। अदरवाइज यू कैन स्किप द क्वेश्चन, बट आइडियली इट शुड हैव बीन अटेम्प्टेड। मीडियम सवाल है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है, वही इसमें से दोनों सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस टाइप का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। ये वाला बात बिल्कुल सही है। एंड लोग ज्यादा क्यूरेटिव केयर में बिलीव करते हैं। इंडिया में पब्लिक हेल्थ का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग क्यूरेटिव में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी में भी इन्वेस्टमेंट है, पर लार्जली हम लोग फोकस करते हैं क्यूरेटिव पे। अब ये देखिए, लार्जली वर्ड थोड़ा सा एम्बिगुअस है। लार्जली मतलब ये भी आप सोच सकते हो 50% से ज्यादा। अगर ये वाला 50% से ज्यादा वाला बात चल रहा है तो ये गलत है, बट सब में सबसे ज्यादा फोकस क्यूरेटिव पे, ये वाला बात सच है। उस केस में इसका आंसर फ्लक्चुएट कर सकता है, बट आइडियली हम लोग लार्जली का मानेंगे कि सब में सबसे बेसी परसेंटेज जिसका है वो फोकस करेंगे, तो सबसे स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। बिल्कुल से पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, शेड्यूल 7 के अंतर्गत। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रल जो भी इनिशिएटिव निकालता है, उसमें स्टेट के पार्टिसिपेशन में करता है, स्टेट का उसमें रोल रहता है 60-40 के टर्म में। स्टेटमेंट टू बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये, लेकिन क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट वन बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ये वाला बात फैक्चुअली करेक्ट है। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 26% ऑफ द वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ एशियन कंट्रीज मिलकर 60% ग्राउंड वाटर वर्ल्ड का एक्सट्रैक्ट करती है। इंडिया 26% अकेले करता है। ये बात सच है। देखिए, फैक्ट सवाल है, करंट अफेयर्स बेस्ड है। ये रिपोर्ट उस टाइम आया था, उस टाइम डेटा सामने आया था, तो आपने उस टाइम पढ़ा होगा तो आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट टू क्या है? इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन द टेरिटरी। अब देखिए, ये वाला बात सही है कि ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, टेरिटरी के अंदर। पर ये वाला बात गलत है कि हम लोग ग्राउंड वाटर को मेनली ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। ये बात गलत है। हम लोग ग्राउंड वाटर को मेनली यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। हम लोग लगभग 80-90% ऑफ ग्राउंड वाटर जो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, मेनली इरिगेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट बहुत सारा फ्री दे दी है। अब हम लोग पंप्स भी लगा के रखे हैं, बहुत सारे जमीन में हैंड पंप लगा के रखा है, मोटर पंप लगा के रखा है, तो जमीन से पानी निकाल के लोग फ्रीली इरिगेशन में यूज करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो क्लियरली आंसर अपना आया था सी। अपने को फर्स्ट नहीं भी पता, समझ लो आपको रिपोर्ट का जानकारी नहीं है, बट आपको ये जानकारी है कि मेनली हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं ग्राउंड वाटर, तो भी आपका सवाल करेक्ट हो सकता है। दिस इज द होल आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. बिल्कुल सही बात है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 355 के अंतर्गत सेंटर को इंश्योर करना है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, उसके लिए एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करने का पावर दिया गया सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया सेंटर को। इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये वाला बात गलत है भाई। आप कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में है या किसी भी डिटेंशन में, हर एक इंसान को लीगल काउंसिल का पूरा हक अपने कंट्री के अंदर टू गिव हिम फुल जस्टिस। इसलिए स्टेटमेंट लॉजिकली गलत है, अगर आपको बाकी समझ में नहीं आता तो। और दूसरा बात, अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बात है, इसमें जो भी प्रोविजन होगा, अगर ये सही भी है, मान लीजिए, ये तो मैं लॉजिक से बताया, हो सकता है लॉजिक मेरा गलत हो, पर ये तो सही है कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूर बता रहे हैं, उसे प्रोविजन दिया है कि हम लोग को कोई बताने का जरूरत नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को किस लिए डिटेन किया गया है फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी का व्यू चाहिए होगा, ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है कि नहीं कि लीगल काउंसिल मिला है कि नहीं मिला है, ये बात अपने आप में गलत है। ये कहीं और मेंशन होगा, पर काउंसिल में कहीं मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये वाला बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए, पोटा एक एक्ट था, सबसे बड़ा लिमिटेशन उसमें यही था कि पुलिस के सामने जो एविडेंस आप बोले हो उसको मान लिया जाता था, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत ही संगीन क्राइम, समझ लो। तो ये वाला बात गलत है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज ओनली वन, ए इज द आंसर। अब 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन सफरिंग from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine। अब देखिए, नाम से आपको पता चलेगा सोमालिया हमेशा ग्रसित रहता है, ये सब भी थोड़ा ग्रसित एरिया है, और सोमालिया सबसे ज्यादा ग्रसित रहता है, मोस्ट पॉपुलर इन न्यूज, जहाँ पे फर्माइन बहुत कॉमन है। तो डी इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर, अगर वो कुछ नहीं भी पता तो। वैसे फैक्चुअली भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। अब नगोया प्रोटोकॉल आपको पता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, नहीं पता तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें हम लोग क्या फंडा करते हैं कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी संबंधित कोई भी लिवरेज किसी को मिल रहा है तो उसका बेनिफिट कम्युनिटी और वहां के सारे गवर्नमेंट्स को इक्वली शेयर होना चाहिए, इज द आइडिया। अब इसमें भले ही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का हाथ है कि नहीं वो आपको नहीं भी पता हो, पर इतना तो आपको कंटेक्स्ट मिल जाएगा, किसी ना किसी का तो हाथ रहता है, तभी तो हो सकता है। कोई कमिटी अगर नहीं रहा तो कैसे प्रोटोकॉल को हम लोग रियलाइज कर पाएंगे बेनिफिट्स को? तो समबडी इज देयर, तो उसको डाउटफुल रखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है? द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लिवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं कंफर्म हो जा रहा है, इसका आंसर 2 ही हो सकता है। देखिए, ये तो क्लियर है कि ये फंक्शन जो है, दोनों फंक्शन कोई एक जन निभाता है, ये तो क्लियर है पढ़ के। क्योंकि देखिए, हम लोग को नगोया प्रोटोकॉल में बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट शेयर करना कम्युनिटी के संग भी और कंट्री के संग, तो ये कोई ना कोई एक जन तो करता होगा, कोई ना कोई कमिटी करता होगा। या तो दोनों सही है, दोनों गलत है। आई विल गो विद बोथ करेक्ट, आंसर शुड बी सी। तो आपका आंसर सी या डी में से एक अगर आप लगा के आ रहे हो तो इसका मतलब यू हैव अंडरस्टूड, आप सही गेस ले रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। भले आपका आंसर रॉन्ग हो जाए, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक हियर, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन लग रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है, लॉजिकल आंसर। फैक्चुअली आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यही तरीका है इसको एलिमिनेशन से, लॉजिक से सॉल्व करने का। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो है ऑब्वियसली न्यूज में था, द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी, तो इसके संबंधित दूसरा सवाल इस पेपर में आया है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ के देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ये बात क्लियर गलत है। हमें पता है ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज, तो वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो गलत बात है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगा उतना वोट का वैल्यू कम होता जाएगा, तो दैट इज राइट, 2 इज रॉन्ग देयरफॉर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये वाला बात भी गलत है। अब सिंपल देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश में कितने एमएलए, केरला में कितने एमएलए, जिनका एमएलए ज्यादा उनका वोट का वैल्यू कम होगा, उस तरह से आपको पता चलेगा। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ क्या है? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because of the ratio of total population to the number of elective seats in the Puducherry is greater than compared to Arunachal Pradesh। बिल्कुल सही बात है, और यही एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले का। आप देख लीजिए कि रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स क्या है, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर आप भूल भी आते हो ना, थोड़ा तो धुंधला भी याद रहता है, तो भी आप ये ऑप्शन देके समझ जाओगे आंसर क्या राइट है क्या रॉन्ग है। दैट इज द होल आइडिया। 80 नंबर का आंसर इज ए, ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन है 81, इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं।
विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बात चल रहा है भाई, देख लो। एलेक्जेंडर रीड, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस एंड वाल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विद। अब देखिए सिंपल सी बात है, चर्च से तो स्टेब्लिश नहीं थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे में बिल्कुल नहीं थे। ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, या तो प्रेस या तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। इन दोनों में से आपने कोई भी ऑप्शन गेस लिया है विदाउट जानकारी के, तो आपका अप्रोच सही है, ठीक है। पर अगर आपको फैक्चुअली पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एनी गेस यू हैव टेकन वुड हैव सफाइस्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रेशर। उस प्रेशर में अगर आप इन दोनों में से कोई भी चूजते हो तो आपका लॉजिकल और एलिमिनेशन टेक्निक परफेक्ट है। अब 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ साइट दी है और बताया किस लिए फेमस है। अब देखिए बेसनगर, सबको पता है बेसनगर इंस्क्रिप्शन फेमस है वैष्णवाइट के लिए। बेसनगर किसका किंग के अंदर आता था, उसी पे आप गेस कर सकते हो। भाजा जो बुद्धिस्ट केव श्राइन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है और बहुत ही पॉपुलर है, इज करेक्ट। तो मैंने फर्स्ट वाला रॉन्ग, ये सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्या, सीतन वसल। सीतन वसल सबको पता है कि जैना टेम्पल होता है, जैना श्राइन वहां पे अवेलेबल है, इट्स पॉपुलर, सीतन वसल। भाजा में अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो सकता है आई बिलीव, बट स्टिल सीतन वसल आप वन रॉन्ग करके थ्री तो राइट कर ही सकते हो। तो आपका ऑप्शन क्या बचता है कि आइदर टू ऑफ देम इज राइट और वन ऑफ देम इज राइट। दो में आप कंफ्यूज रहोगे, आप एलिमिनेशन टेक्निक से दोनों में से कोई भी चूज करके जाओगे तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आइडियली आंसर इज बी, दिस इज द फैक्चुअली करेक्ट आंसर। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सवाल था। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बता रहा है 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे, सही लग रहा है अभी तक तो। स्टेटमेंट 2, इट वाज इन 1905 दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। देखिए कितना यूपीएससी ने क्वेश्चन आपके लिए इजी कर दिया। अगर आपको ये डेट याद भी नहीं है तो आपको स्वदेशी तो याद होगा, मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि इसी टाइम ऑफिशियल हुआ था स्वदेशी, और ये हम लोग स्वदेशी जानते हैं कि हम लोग खादी कपड़ा प्रमोट करने का ट्राई कर रहे थे। तो ऑब्वियसली नेशनल हैंडलूम डे उसी पर्सपेक्टिव में रखा गया होगा, लॉजिकली फ्लो में बैठ है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर राइट एंड 2 इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो स्टेटमेंट शुड बी आंसर ए। ठीक है, कितना इजी हो गया, बस आपको स्वदेशी को फील करना है, उसी में आपका आंसर निकल जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अब देखिए ये हर लोग इग्नोर करते हैं कि फ्लैग कोड पे सवाल आया नहीं, यूपीएससी पूछता नहीं है तो लोग पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं। इस बार डायरेक्टली पूछ दिया फैक्चुअल सवाल। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 600 mm इंटू 400 mm। ये बात गलत है, एक्चुअल में 9 स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं नेशनल फ्लैग के, उसमें से ये वाला साइज नहीं है। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग इज 3:2। ये वाला बात सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। इसी के बेसिस पे 9 स्टैंडर्ड डायमेंशंस बनाए गए अपने फ्लैग के, पर उसमें से ये वाला एक फ्लैग नहीं है। फैक्चुअल सवाल, इसमें कोई लॉजिक नहीं भिड़ेगा। एक लॉजिक लगा सकते हो, आपको अगर पता है इंडिया का फ्लैग रेक्टेंगुलर होता है तो आप कहीं ना कहीं गेस कर सकते हो कि ये वाला डायमेंशन सही है, ये आप गेस कर सकते हो। बट ये तो फैक्चुअली पता होने भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। तो आंसर करेक्टली इज, तो सिंस 1 इज रॉन्ग, डी सेकंड इज राइट, तो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि इसमें खाली फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए कितना डे के बारे में पूछ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे का वो था 26 नवंबर। इस बार बहुत हल्ला हुआ था, इस टाइम हल्ला माने बहुत न्यूज में आया था। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, काफी कुछ जानकारी पूछा गया था लोगों से, पेपर में भी काफी कवरेज हुआ था। स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, बिल्कुल सही बात है। टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तुम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो गलत बात है, 1947 में कमेटी बैठ गया था और 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिए थे, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। उस टाइम अगर ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो सेकंड इज क्लियरली रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो आंसर इज सी। दिस इज द होल आइडिया। देखिए कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको। आंसर तो आपको मेरे से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सब कुछ याद अगर आपको नहीं रह पा रहा तो लॉजिक से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बता रहा है स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये बात फैक्चुअली करेक्ट है, फैक्चुअल सवाल, कोई इसका लूप होल नहीं है, आप इसको किसी तरह से और सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये बात गलत है, सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद रशिया में है। रशिया में जो गोल्ड रिजर्व है वो ऑस्ट्रेलिया का भी हाफ है। समझ लीजिए स्विट्जरलैंड कहाँ पे आता होगा। स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट बढ़िया होता है क्योंकि लोग वहाँ पे उसको वैल्यू एडिशन ठीक से कर पाते हैं। तो 1 इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड इज रॉन्ग तो आंसर क्या होगा, सी। इस टाइप के क्वेश्चन में एक भी आप रॉन्ग निकालो तो आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बता रहा है रिसेंटली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये आपको पता होगा, ये तो फैक्चुअल करंट अफेयर्स का सवाल है, थोड़ा इजी भी था ये आपको पता होना चाहिए। 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। देखिए ये नेगेटिव वर्ड है, अगर आपको बीच का कहानी नहीं पता तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए आप इसको एलिमिनेट कर दोगे।
ऐसा कोई भी ग्लोबल इनिशिएटिव जो पॉपुलर हो रहा है, जिसका विश्व में चर्चा चल रहा है, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अगर 2 कंट्री उसको अपने कंट्रोल में ले आएगी कोई चीज़ों को, तो उससे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। आइडियली क्या है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी लोग चाहते हैं अपनी सोसाइटी को सर्व करे और इन दोनों कंट्रीज में इस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन बढ़े। दिस वाज़ द कोर ऑब्जेक्टिव। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, तो फिर आंसर आ गया सी। दिस इज़ द आइडिया। थोड़ा-सा फैक्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल था। डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, इसलिए इसको मीडियम मानूंगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। कितना बड़ा मजाक है। इंडिया जो है 1 से 2% में वेरी करता रहता है, टारगेट रखा है इंडिया 2.5-3% का, तो कैसे हो सकता है कि हम लोग 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड करें। तो 1 इज क्लियरली रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो डी वैसे तो, पर स्टेटमेंट 2 पढ़ लीजिए एक बार। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बिल्कुल सही, कोई हम लोग डिस्क्रिप्शन तो कर नहीं रहे हैं। आप कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलेगा। सेकंड इज क्लियरली राइट, तो अपना आंसर आ गया डी। अब 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बिल्कुल सही बात है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ये बात गलत लग रहा है। इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर टेक्नोलॉजीज। अब देखिए ये दोनों सेम टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। आइडियली अगर आपको कंप्लीटली गेस करना हवा नहीं लग रहा है तो आपको पता होगा या तो ये दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा, क्योंकि दोनों टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का बात चल रहा है। अब पढ़िए वर्ड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब स्टेबिलिटी जो है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे फ्लक्चुएट करेगा? नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ और स्टेबिलिटी फर्क पड़ेगा, शायद पड़ सकता है ग्रोथ को, पर स्टेबिलिटी का कोई चांस नहीं दिख रहा। तो आइडियली दोनों रॉन्ग है। आंसर इज ओनली वन, जहां पे बजटरी डेफिसिट जो है मेन कंट्री का प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन साइड, तो उसको सॉल्व करने के लिए पैक्ट साइन किया गया ताकि इनको ये चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आंसर इज ए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ये कॉम्पैक्ट का नाम है। अब आप एक चीज सोचिए, यूनाइटेड नेशन में एक कॉम्पैक्ट हुआ और सब कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, तो असंभव बात है, ठीक है। लॉजिकली एलिमिनेट कर दो, आज तक 1 या 2 ही पैक्ट हुआ है जो वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सेप्टेड या अडॉप्टेड है, उसमें ये तो नहीं है। अगर होता तो आपने पढ़ा होता, तो नहीं है, तो 1 इज क्लियरली रॉन्ग। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर्स, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग बाइंडिंग एग्रीमेंट क्यों साइन करेंगे? माइग्रेशन का एग्रीमेंट साइन कर देंगे सेफ के लिए। कोई रिफ्यूजी हमारे कंट्री में आ गया तो उनको संभालना पड़ेगा, कोई माइग्रेट करके आए लोग, तो ये सब काम तो कम से कम इंडिया तो नहीं करेगा, बाकी कोई करे ना करे, तो बाइंडिंग तो होगा नहीं। 2 इज रॉन्ग। थर्ड क्या है, द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स, ये वाला बात भी गलत है। अब जीसीएम ग्लोबल माइग्रेशन का बात कर रहा है, एक देश से दूसरा देश, अब वहां पे इंटरनल माइग्रेशन में इंटरफेयर करेगा तो अपने कंट्री का सोवरेनिटी तो लेने गया। अब इंडिया में कोई बिहार से अगर यूपी चला गया तो लोग उसको अगर माइग्रेशन में यूएन आके मैनेज करने लगेगा तो इंडिया का सोवरेनिटी किस मतलब का है? तो 3 इज क्लियरली रॉन्ग, आंसर इज डी। उस लॉजिक सॉल्व करना, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में मानूंगा, मोर ऑन द डिफिकल्ट साइड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब होम गार्ड्स कौन होता है आपको समझ में आना चाहिए, एक तरह का वॉलंटियर ग्रुप है जो कंट्री को इंटरनल सिक्योरिटी इशू सॉल्व करने में हेल्प करता है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट रूल्स एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो कतई रॉन्ग है। अब आंध्र प्रदेश का होम गार्ड जो है वो जब ये तेलंगाना में जाकर क्या करेगा, कुछ हेल्प कर सकता है, बट आइडियली स्टेट का मैटर लग रहा है, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला इशू गलत आ गया, 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एकदम क्लियर और बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, टू इज एब्सोल्युटली राइट, यही हम लोग बात कर रहे थे अभी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज एंड बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 राइट है, आंसर इज बी। देखिए होम गार्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो मतलब से देखिए मैंने सॉल्व कर लिया। कई लोगों को नहीं पता होगा, उन्होंने करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा, तो उसका आंसर रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ एक्शंस दिए गए हैं और बताया ये एक्शन किस एक्ट के अंदर कवर किया गया। अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। अब देखिए जनरली फिल्मों में ये काम होता है, पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म यूज किए जाते हैं, बट इसका नुकसान सोचिए, अगर कोई पुलिस या मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन रहा है उसका मकसद क्या हो सकता है कि पुलिस और मिलिट्री जहां एक्सेस है उनको, वहां एक्सेस उनको मिल जाए, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए उनका डिसरप्ट करने के लिए ये काम हो सकता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लॉजिकली होना चांसेस ज्यादा है, तो 1 इज राइट। गेस करना है, तो ये गेस करके चल रहा है, अगर आपको नहीं पता तो गेस करना है, फैक्ट अगर पता तो ऐसा आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पता तो गेस करके चलेंगे, तो 1 इज राइट। सेकंड क्या है, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties,
सिमिलरली ऑफिशियल काम के अंदर इंटरफेयर करने का मकसद क्या हो सकता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स जानने का मकसद हो सकता है। तो इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, नॉट इन इंडियाज एविडेंस एक्ट। तो 2 इज रॉन्ग। थर्ड क्या है? सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये बिल्कुल आर्म्स एक्ट में आएगा। गन फायर किससे करते हैं? बंदूक से। बंदूक क्या? आर्म्स है। तो आर्म्स एक्ट के अंदर लॉजिकली कवर होना चाहिए। थर्ड शुड बी राइट। आंसर शुड बी बी, ओनली 2। ये हो गया। देखिए लॉजिक सॉल्व किया। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो लॉजिक सॉल्व करके देखिए, आप आंसर निकलेगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ रीजन बताएगा जो काफी न्यूज में थे, आपको बताना है कि ये किस कारण से न्यूज में थे। नॉर्थ किवू एंड इटूरी। अब ये कॉन्गो का रीजन है, आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसको डॉट लगा के रखिए। मुझे पता कॉन्गो का, तो ये तो गलत हो गया, पर आप अपने लिए डॉट लगा के रखिए। सेकंड क्या? नगोर्नो काराबाख। गली गली के बच्चों को पता है जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाई किया या न्यूज़पेपर पढ़ा है कि नगोर्नो काराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का एरिया है। तो मोजाम्बिक तो हो नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। फिर खरसन एंड जोफ्रीजिया। अब आपने भले जोफ्रीजिया नहीं सुना होगा, पर खरसन तो आप सबने सुना होगा, यूक्रेन के अंदर है। और इसमें क्या दिया? इजराइल लेबनान, तो गलत हो गया। तो 2 और 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि नॉर्थ कीवू कॉन्गो के अंदर है, तो आप इतना तो जान सकते हो कि अजरबैजान और आर्मेनिया में तो नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो नागोर्नो काराबाख है। इसलिए भी रॉन्ग मान सकते हो। एक तरीका ये है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि या तो एक राइट होगा या सब रॉन्ग होगा, तो उसमें से एक ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। पर एक क्वेश्चन जरूर करना है। इसका आंसर है डी। ठीक है, किसी भी तरीके से कीजिए, मैंने 3 तरीका बताया, तो तीनों में आपका आंसर राइट निकलने का चांसेस बहुत हाई। अब 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इजराइल है established डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सब अरब स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी रिसेंटली हम लोग को पता चला। अब्राहम अकॉर्ड जो यूएस ने स्टार्ट करवाया था, ब्रोकर किया था बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स, उसके थ्रू काफी सारे इजराइल ने कई कंट्रियों के संग अरब कंट्रीज में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। अब अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। देखिए इस अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन हल्का भी फॉलो करते हो, तो आपको एक सेंस होगा, सऊदी अरेबिया कभी फ्रंट में पिक्चर में नहीं आया। इजराइल और अरब स्टेट्स में डीलिंग में सऊदी अरेबिया बीच में कभी फ्रेम में नहीं आया। वो हमेशा बैक एंड सपोर्ट दिया है, दिया है। तो सऊदी अरेबिया मीडिएट तो कर ही नहीं सकता। बाकी कुछ सच है या नहीं, ये तुमको पता है। तो सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड इज रॉन्ग, तो अपना आंसर आ गया सी। ये देखिए मैं तब सॉल्व कर पाया जब मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन का सेंस था। सेकंड स्टेटमेंट में आपको सेंस चाहिए होता है। तो आजकल ये मत समझिए कि यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल नहीं पूछ रहा, इस तरह से प्रीलिम्स में डाल देगा, हालत खराब हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात चल रहा है, देखते क्या क्या बोल रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर अ मोस्ट स्पेक्टेकुलर आउटस्टैंडिंग पर्सन परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नहीं पता तो उसको डाउट लगा रखिए, पर ये सही बात है। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो गलत बात है ना। अर्जुना अवार्ड यंग खिलाड़ियों को मिल जाता है, तो लाइफ टाइम तो नहीं होगा। 4 5 6 साल कब के लिए होता है वो अलग बात है, पर लाइफ टाइम तो नहीं है। तो 2 इज क्लियरली रॉन्ग। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर द एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द टीम्स। ये बिल्कुल सही बात है। द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, एकलव्य के गुरु थे। अब बहुत महान गुरु के नजर में उनको देखा जाता है विश्व भर में, इसलिए द्रोणाचार्य गुरु को दिया जाता है। दैट इज करेक्ट, 3 इज राइट। फिर राष्ट्र खेल प्रोत्साहन योजना पुरस्कार। अब देखिए प्रोत्साहन जहां है, इसका मतलब वो इनकरेज कर रहा है, इनकरेज वाला अवार्ड है। इनकरेज वाला अवार्ड देखिए किसको मिल सकता है? तो रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखिए रिटायरमेंट के बाद किसी को इनकरेज करना पुरस्कार के लिए, माने कि खेल आप और प्रमोट करे, चांसेस कम है। यंग लोग को या किसी टीम को या किसी ग्रुप को दिया जा सकता है जो या तो कंट्रीब्यूट कर रही है या गवर्नमेंट चाहती है वो और कंट्रीब्यूट करे। तो आइडियली उस हिसाब से रिटायरमेंट के बाद तो मिलने का चांसेस कम है, तो 4 शुड बी रॉन्ग। अब देखिए 3 राइट है, 4 रॉन्ग है और 2 रॉन्ग है। ऑप्शन कैसे हैं? ऑप्शन में अपने को पता है कि एक राइट है, तो अपना आंसर क्या होगा? या तो 1 राइट या तो 2 राइट, डिपेंडिंग आपको 1 क्या चूज करते हो, उस हिसाब से आप एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हो। एक तो तरीका वो हो गया, और जैसे मैंने बोला मुझे पता है, तो मैं इसको 1 और 3 को राइट मान के ऑप्शन बी मार्क करके आगे बढ़ूंगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब 96 नंबर सवाल क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 44 चेस ओलंपियाड। आपको पता होगा शायद ये बात, 44 चेस ओलंपियाड जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था तमिलनाडु के आसपास। ठीक है ना। इट वाज द फर्स्ट टाइम द चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड थम्बी। थम्बी तमिल मतलब छोटा, छोटा को तम्बी बोला जाता है। तो 1 और 2 डेफिनेटली करेक्ट है। थर्ड क्या है? द ट्रॉफी ऑफ फॉर द विनिंग टीम ऑफ द ओपन सेक्शन। ये देखिए कीवर्ड यहाँ पे ओपन और वुमेन है। ओपन सेक्शन इज वेरा मेंचिक कप। अब देखिए तमिल से शायद आप अवेयर नहीं होंगे, पर आप इतना तो गेस कर सकते हो कि हैमिल्टन रसेल जो है वो मोर ऑन द वुमेन या मेल टाइप का नाम दिख रहा है कुछ ज्यादा। ठीक है। तो वुमेन कैटेगरी में हैमिल्टन रसेल तो चांसेस कम है, तो इसलिए आइडियली आंसर क्या हुआ कि 3 का 4 में लिख दिया, 4 का 3 में लिख दिया, तो दोनों रॉन्ग है। यूपीएससी ने गेम खेला,
पर आपको ये वुमेन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वेरा मेंचिक शुड बी मोर ऑन द वुमेन साइड नेम एंड हैमिल्टन विल्सन शुड बी मोर ऑन द ओपन साइड। ये भी आप गेस कर सकते हो, मैं तो कर पाया था, ठीक है, लॉजिक से। तो इसका आंसर होगा बी, 1 और 2 इज करेक्ट। अब देखिए, सिर्फ मुझे इतना पता था कि चेस ओलंपियाड इंडिया में पहली बार तमिलनाडु के आसपास कहीं पे हुआ था, तो मैंने इतना सारा आंसर सॉल्व कर लिया, समझ रहे हो? तो इस तरह लॉजिक और आपके लाइफ एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने। अब 97 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन न्यूज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया जो न्यूज में मेंशन थे और किस कंट्री में लोकेटेड है वो पूछा गया। अब डॉनबास, आपको सबको पता है यूक्रेन के अंदर डॉनबास है, तो सीरिया तो तेल लेने के यहाँ तो हो ही नहीं सकता, 1 इज रॉन्ग। काचिन, काचिन आपको पता है म्यांमार में जहाँ से रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं, काचिन स्टेट, तो 1 तो ये भी इथियोपिया तो रॉन्ग हो गया। फिर टिग्रे, टिग्रे नॉर्थ में है तो हो ही नहीं सकता, टिग्रे इथियोपिया में है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तीनों रॉन्ग। अब देखिए, सिंस मुझे घटनाक्रम का थोड़ा जानकारी था, तो मैंने ये तीनों इजीली सॉल्व कर लिया बाय द लॉजिक, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ। डॉनबास यूक्रेन में, काचिन म्यांमार में, टिग्रे इथियोपिया में, तीनों आंसर रॉन्ग है, आंसर इज डी। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन इस बार बहुत रेलिवेंट था, लास्ट ईयर भी था। तो इंटरनेशनल रिलेशन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बढ़ाया है, ये ट्रेंड ध्यान रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रिसेंट ईयर्स चाड, गिनिया, माली एंड सुदान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। अब देखिए, तो काफी रिसेंट सवाल पूछ दिया। आपको पता होगा सुदान में दोनों आर्मी के जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, पर इसके पहले 2021 में एक मेजर कूप हुआ था सूडान के अंदर, वो सवाल डायरेक्टली पूछ दिया है। चैड, गिनी और माली में भी कूप हो चुका है, इसलिए सक्सेसफुल कूप्स के लिए इन लोग न्यूज में थे। इस तरह से आप गेस कर सकते हो। दिस वाज द होल आइडिया। करंट अफेयर्स का देख कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है इंटरनेशनल रिलेशन में। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। कुछ हेवी इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स। आपको बता रहा है ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है डिकार्बोनाइज करने में, सभी में कर सकता है, सब में कुछ नहीं, हीट और पावर जनरेट करेंगी, और हीट और पावर अपने ग्रीन हाइड्रोजन से जनरेट करेंगे इस कार्बन को हटा के, तो डिकार्बोनाइज हो ही जाएगा। तो स्टील में तो डेफिनेटली होगा, ऑयल में भी होता है, फर्टिलाइजर में डाउट हो सकता है, बट इसमें भी होता है, तो तीनों सही है, आंसर इज ऑल 3। और दूसरा बात आपको एक और चीज समझना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बोला है, एक्सपेक्टेड वर्ड माने जेनरिक, थोड़ा सा ग्लोबलाइज स्टेटमेंट है, तो इसमें तीनों सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। उस लॉजिक से भी आप एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं सॉल्विंग टेक्निक्स, लॉजिक से लॉजिकल गेसिंग, तो ये लॉजिकल गेसिंग टेक्निक से भी इसका आंसर आप सी निकाल सकते हो। अब 100 नंबर क्वेश्चन G20 के बारे में, क्योंकि इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है, तो देख लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे दे दिया। G20 group was originally established as a platform for finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि G20 इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर के बारे में ग्लोबल लेवल पे। तो ये बात पढ़ के सही लग रहा है, अगर आपको फैक्चुअली नहीं भी पता तो 1 इज राइट। सेकंड क्या बोल रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही बात, अभी करंट अफेयर्स में भी आया था ये सवाल 2 महीने पहले कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया पिच कर रहा है G20 के अंदर, इंडिया चाहता है कि ग्लोबल उसको एक्सेप्ट किया जाए वर्ल्ड के अंदर, तो ये वाला बात भी सही है। 2 इज ऑल्सो राइट, आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये था अपना 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज पेपर 1 का। अगर मेरा आप रफ एनालिसिस समझो तो मैं एक एनालिसिस वीडियो बना दूंगा आपके लिए पेपर का, जो 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जिस तरह से पेपर था, मेरा कमेंट्री, तो आप वो देख के समझ सकते हो हाउ वाज द पेपर। बट इन वन वर्ड इफ आई से, द पेपर वाज मीडियम टू डिफिकल्ट। इस बार लॉजिक, करंट अफेयर्स और फैक्ट का बहुत रोल रहा है पेपर सॉल्विंग करने में, और पेपर में हर एक स्टेटमेंट पढ़ना इज मोर रेलिवेंट, पहले से बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये 2-3 चीज आप ध्यान रखिएगा अगले प्रीलिम्स के लिए, अगर आप अपियर कर रहे हो तो ये लर्निंग है इस प्रीलिम्स आपके लिए। यूपीएससी फैक्ट, लॉजिक, करंट अफेयर्स और स्टेटमेंट्स को पढ़ने की प्राथमिकता को इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप हवा में गेस करके निकल जाओ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अभी सीसेट का वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सीसेट का जितना भी क्वेश्चंस है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए इस इनिशिएटिव से जुड़े रहें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।